दो तीन बातें मैं आपको बता दूं। ये मैंने शाम को अल्टरनेट बैच इसलिए शुरू किया है क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग भी होती रहेगी और रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो बच्चे भी रैंकर्स के हैं उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। जिन्होंने अभी प्रॉपर तरीके से ज्वाइन किया है रैंकर्स में, उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। और क्लासरूम की रिकॉर्डिंग मैं नहीं करता हूं, मैं अपने पर्सनल बैच की रिकॉर्डिंग करता हूं, इसलिए इस बैच के लिए प्राइमरीली किया गया है। पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। अभी स्टार्टिंग में मैं थ्राइस ने भी क्लास लूंगा, उसके बाद 1 घंटा बढ़ा दूंगा, जीएसटी का टाइमिंग्स में बढ़ा दूंगा। बट स्टार्टिंग में जब तक और बच्चे धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे तब तक 2 आवर्स की क्लास में लूंगा। सिस्टम ये रहेगा कि आप अपने माइक के लिए ऑफ रखेंगे। जब मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा, मैं पूछूंगा अपने डाउट्स पूछो, तब आप माइक को ऑन करोगे, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। खूब डाउट्स पूछने का मैं आपको चांस दूंगा, लेकिन बीच में मत पूछना। आप डाउट्स बत के अपना कॉपी पेन लेके बैठो, जब भी डाउट्स हो तो उसको कॉपी पे लिखते रहो। टॉपिक खत्म कर दूंगा, जितने डाउट्स चाहोगे उतने डाउट्स के मैं आपके लिए जवाब दूंगा। एक एडवाइस करूंगा कि दोनों में से एक बैच के लिए ज्वाइन करना, या तो रैंकर्स वाला या यहाँ वाला। उसका बेनिफिट है कि आपको 4 पेपर करने हैं, तो क्या फायदा कि आप दो दो जगह अपना टाइम दो। दोनों में सेम चलेगा, वहां भी सेम चलेगा, यहाँ भी सेम चलेगा, दोनों जगह सेम असेसमेंट ईयर होगा। तो मेरी एडवाइस यही है, वहां पे ज्वाइन करो चाहे यहाँ पे ज्वाइन करो, एक जगह ज्वाइन करो। यहाँ भी ज्वाइन करने की कोई एक्स्ट्रा फीस आपको पे नहीं करनी है। जो रैंकर्स को फीस पे करनी है बस वही आपकी फाइनल फीस है, इसके अलावा कोई भी फीस पे नहीं करोगे। आखिरी बात, अगर क्लास को ज्वाइन कर रहे हो तो कोई बहुत ही इमरजेंसी नहीं हो, उसके अलावा क्लास छोड़ के मत जाना। और क्लास छोड़ के जाओ तो कम से कम टाइप कर दो चैट के अंदर, सर हमें ये रीजन है इसलिए हम क्लास को छोड़ना पड़ रहा है मजबूरी में। पूरे सेशन में एक बार ऐसा हो सकता है या 2 बार ऐसा हो सकता है, बस। एक बार हो सकता है या 2 बार ऐसा हो सकता है, बस केवल। अदरवाइज तो आप जब ज्वाइन किया है तो एंड तक आप जुड़े रहो, क्योंकि क्लास की एक डिग्निटी होती है, उस डिग्निटी को हमें मेंटेन करना चाहिए। तो इस टॉपिक के संग में शुरू करता हूं आपका सिलेबस। बहुत ध्यान से देखना मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं। जो आपका सिलेबस है उसके अंदर इनकम टैक्स है, उसके अंदर जीएसटी है और कस्टम्स है। ये आपका 100 नंबर का पेपर है बेटा, और ये पेपर पास करवाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बहुत बड़ा, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल है। और अच्छे से अच्छे मार्क्स इस पेपर में आप ला सकते हो। जितनी भी आप मेहनत करोगे उतने मार्क्स आपके बढ़ते चले जाएंगे। थियरी भी थोड़ी बहुत आती है, बट प्रैक्टिकल्स इसके अंदर ज्यादा आता है, और आपको पता ही है मैं कितना प्रैक्टिकल्स करवाता हूं। इनकम टैक्स जो है वो 50 नंबर का आपका आएगा, और जीएसटी और कस्टम्स मिला के भी आपके 50 नंबर के आएंगे। जो 2016 का सिलेबस था उसके अंदर जो आपका फर्स्ट ग्रुप था उसके अंदर इनकम टैक्स था, और जो सेकंड ग्रुप था उसके अंदर जीएसटी और कस्टम्स हुआ करता था। 100-100 नंबर के 2 पेपर हुआ करते थे। बट जुलाई 2022 में कोरोना के बाद उन्होंने नया सिलेबस लॉन्च किया। उस नए सिलेबस के अंदर उन्होंने दोनों पेपर को मिक्स करके पूरा 100 नंबर का कर दिया। तो आपके लिए भी मेहनत ज्यादा हो गई, मेरे लिए भी मेहनत ज्यादा हो गई। मैं 2 अलग-अलग पेपर पढ़ाता था, एक पहले ग्रुप में, एक सेकंड ग्रुप में। मुझे डबल फीस भी मिलती थी। अब उन पेपर को मिला के एक ही पेपर बना दिया गया, और कोई भी टॉपिक कम नहीं किया गया है। जो अलग-अलग टॉपिक्स थे उन्हीं को मिला के पूरा पेपर बना दिया गया है। सिलेबस जनरली जो होता है वो 4 साल के बाद रिवाइज होता है। जैसे 2008 में था, फिर 12 में रिवाइज किया गया, फिर 16 में रिवाइज किया गया। तो 2020 में रिवाइज होना चाहिए था, बट 2020 में सबको पता है कोरोना चल रहा था, तो 2022 में उसके लिए रिवाइज किया गया। और रिवाइज करने के बाद इन दोनों को मिला के 100 नंबर का पेपर बना दिया गया। तो जीएसटी और कस्टम्स में कितने कितने नंबर का आएगा, तो करीब करीब ये समझ लो 40 नंबर का जीएसटी आएगा, 10 नंबर का कस्टम्स आएगा। 10 का जरूरी नहीं है 10 का वो दें, उसमें 7 नंबर का भी दे सकते हैं, उसमें 9 नंबर का भी, जैसे कि 7 नंबर का एक क्वेश्चन दे देंगे और 2 नंबर का एमसीक्यू आ जाएगा, या 11 नंबर का भी आ सकता है। हालांकि वो बताते हैं इतने इतने मार्क्स का देंगे, बुक में दे रखा होगा, पर उस पैटर्न को कभी फॉलो नहीं करते हैं, वो आगे पीछे होता रहता है। तो इस तरीके से ये पेपर है, इसको मैं आपको टीच करूंगा, पूरा टीच करूंगा। और जो भी टीच कर रहा हूं उसको आपका लिंक मिल जाएगा, उसके लिए आपकी सारी रिकॉर्डिंग मिलेगी, उसको टाइम टू टाइम एग्जाम तक आप रिवाइज भी कर सकते हो। जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए भी रिवाइज दिया जाएगा, और आपके लिए भी इसका सारा का सारा रिकॉर्डिंग दी जाएगी। तो टैक्सेस दो तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस।
दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, एक को कहा जाता है डायरेक्ट टैक्सेस, एक को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन ये होता है कि हम टैक्सेस सरकार को पे क्यों करते हैं? जब भी बच्चा पहली क्लास में आके बैठा होता है तो सबसे पहले वो यही क्वेश्चन पूछता है कि सर सरकार हमसे पैसा क्यों लेती है? हम इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, 9 से 5 की जॉब करते हैं या सुबह 9 से लेके 8 बजे तक अपनी शॉप पे बैठते हैं या जिस तरीके से भी हम पैसे को अर्न करते हैं वो हमारा पैसा है, सरकार हमसे पैसा क्यों लेती है? तो जो भी सरकार आपसे टैक्सेस लेती है वो आप ही को फैसिलिटीज की फॉर्म में वापस कर दिया जाता है। आपको फ्लाईओवर्स बना के दिए जाते हैं, आपको सड़कें बना के दी जाती हैं, आपको पार्क्स बना के दिए जाते हैं, वंदे भारत चलाई जाती है, मेट्रो चलाई जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया जाता है, आपके देश को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई होते हैं, उनको सैलरी देनी है, पुलिस को सैलरी देनी है, जो आर्मी ऑफिसर्स चौबीसों घंटे कठिन परिस्थिति में हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए सैलरी देनी है। हमें अपने देश के लिए हथियार भी खरीदने हैं जिससे कि दुश्मन जो है हमारे ऊपर नजर नहीं रख पाए। सैटेलाइट्स लॉन्च करने हैं, साइंस को बढ़ावा देना है, इन सब चीजों के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। हम जिंदगी दो स्तर पे जीते हैं, दो लेवल पे हम लाइफ को जीते हैं। एक हमारी पर्सनल लाइफ होती है, वेरी पर्सनल, जो हमारे घर के अंदर होती है। मेरे बच्चों को पढ़ाई करनी है, मुझे घर के लिए राशन चाहिए, मुझे अपने घर के लाइट का बिल पे करना है और मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। इन सब चीजों के लिए मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, बिना पैसों के कुछ भी नहीं आता है। लेकिन इसके अलावा जब घर से मैं बाहर निकलता हूं तो भी बहुत सारी चीजों की मुझे रिक्वायरमेंट है। सड़क भी अच्छी बनी होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट भी लगी होनी चाहिए, पार्क्स भी मेंटेन होने चाहिए, जहां पे भीड़ होती है फ्लाईओवर्स होने चाहिए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप होना चाहिए। मुझे पाकिस्तान जैसे जो कंट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी भी प्रॉपर तरीके से चाहिए। तो उसके लिए मैं पैसा क्यों खर्च करूंगा? मैं बोलूंगा मैं सड़क क्यों बनवाऊं? सड़क पर तो मैं भी चलता हूँ, प्राची भी चलती है, अंशुमान भी चलते हैं, पुरुषोत्तम भी चलते हैं, इतने आकृति भी चलती है, तो मैं अकेला पैसा क्यों खर्च करूं? तो घर के अंदर तो मैं अपने ऊपर पैसा इसलिए खर्च करने को तैयार हूं क्योंकि वो पैसा केवल मुझे बेनिफिट देगा, मेरे फैमिली मेंबर्स को बेनिफिट देगा। वो मेरा वेरी पर्सनल एक्सपेंडिचर है। लेकिन जब मैं घर से बाहर निकलता हूं तो जितने भी बेनिफिट्स मुझे चाहिए, मुझे सड़कें चाहिए, मुझे पार्क चाहिए, जो जो मैं बार 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 बोल रहा हूं, उसके लिए केवल मैं क्यों खर्च करूं? क्योंकि अगर सड़क बनेगी तो अकेले मैं चलूं तो बात समझ में आती है, लेकिन दुनिया चलेगी उस सड़क के ऊपर। तो एक सिस्टम इस तरीके से इजाद किया गया कि जो भी आपकी इनकम होती है उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा आप इकट्ठा करते हो और सब कुछ करते हैं, गुल्लक बना लेते हैं। मैं जो कमाऊंगा थोड़ा पैसा उस गुल्लक में मैं डाल दूंगा, थोड़ा पुरुषोत्तम डाल देंगे, थोड़ा सूरज डाल देंगे, थोड़ा आकृति डाल देगी, थोड़ा प्राची डाल देगी। और जो पैसा पूरा गुल्लक में इकट्ठा हो जाएगा उससे फिर क्या करेंगे, हम मिलजुल के एक काम कर लेंगे। उससे सड़क बनवा ली जाएगी, उससे पार्क्स बनवा लिए जाएंगे, उससे मेट्रो चलवा ली जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करवाया जाएगा। तो जो पैसा हम सरकार को टैक्सेस की फॉर्म में देते हैं, उस टैक्सेस को हम हमारे लिए ही देते हैं। बेसिकली सरकार हमें ही बेनिफिट्स के रूप में उसके लिए वापस कर देती है। यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं उनकी खूबसूरती होती है। एक हमने एक सरकार को चुन लिया और हम सब ने मिलकर चुना। ये मत समझना कि मैं कांग्रेस को वोट देता हूं, आप बीजेपी को वोट देते हो, आम आदमी पार्टी को देता, सरकार आम आदमी पार्टी की बनी या कांग्रेस की बनी या फिर सपा बसपा की बनी तो वो औरों का ध्यान नहीं रखेगी। आप अपनी चॉइस के हिसाब से जिसकी पॉलिसीज आपको पसंद है उसको आप चुन के सरकार बना देते हो। जैसे सेंट्रल में इस समय मोदी साहब की सरकार चल रही है। अब वो क्या करेंगे, हमसे टैक्सेस मांगेंगे, हमारी इनकम में से हिस्सा मांगेंगे और फिर उसके हिसाब से वो पैसा हमें वापस करेंगे फैसिलिटीज की फॉर्म में। तो जो बात मैं एक सिंपल तरीके से बता रहा था, हमने गुल्लक बना ली, उसमें हम पैसा डालते रहे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सरकार को अपॉइंट कर दिया जो हमारे सुख का हमारे लिए ध्यान रखेगी, हमारी जिंदगी को बेटर बनाने के लिए काम करेगी। उसको हम थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी इनकम में से हर आदमी देता रहेगा और जो फंड इकट्ठा हो जाएगा वो फंड सरकार अपने हिसाब से, हर जगह के नुमाइंदे वहां पे आए हुए हैं, दिल्ली से भी आए हुए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हुए हैं, एमपी से भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हुए हैं। वो हमारे हितों को ध्यान रखते हुए, अपने क्षेत्र की जनता को ध्यान रखते हुए वहां पे लॉ बनाएंगे, डिसीजन लेंगे, उस हिसाब से पैसे को जगह जगह खर्च किया जाएगा। तो टैक्स देना अच्छी बात होती है, टैक्स हर सिटीजन को देना चाहिए, लेकिन बस वो ये उम्मीद कम से कम कर सकता है कि जो टैक्स मैं दे रहा हूं वो करप्शन में नहीं जा रहा है, वो मुझे ही फैसिलिटीज की फॉर्म में वापस मिलता है। तो जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि ये सिस्टम बहुत अच्छा है। जिस सिस्टम के हिसाब से लॉ बनाया गया उस लॉ के हिसाब से इस सिस्टम को चलाया भी जा रहा है, तो आप इस सब्जेक्ट को एंजॉय करोगे। आप ये मान के चलोगे जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो हमें बेनिफिट्स के रूप में वापस मिल रहा है। करप्शन तो होते रहते हैं, देखो भ्रष्टाचार तो होता रहता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, कोई आदमी ज्यादा बेईमान है, कोई कम बेईमान है, कोई ईमानदार है।
बट मोर और लेस देखा जाए पिछले कई सालों में हमारे देश ने तरक्की तो करी है। चंद्रयान भी गया, चंद्रमा पे लैंड भी किया, वो एक बार हम अनसक्सेसफुल भी हुए, उसके बाद सक्सेसफुल भी हो गए। मंगलयान भी गया, साइंस की फील्ड में हमने बहुत तरक्की करी हुई है। और भी बहुत सारे फील्ड्स में स्पोर्ट्स, अब सोचिए स्पोर्ट्स को सरकार कितनी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करती है, स्पेशल कोचेज वगैरह प्रोवाइड करती है, स्पेशल स्टाफ। जैसे ओलंपिक में हमारे पास मेडल्स आए, हमारे पास मेडल्स आते भी हैं, नीरज चोपड़ा मेडल्स लेके आते हैं, पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन होता है। सोचो कितने सारे स्टेडियम्स बनाए जाते हैं क्रिकेट मैच को करवाने के लिए, बैडमिंटन के लिए सरकार वहां भी पैसा खर्च करती है। तो चलता रहता है भ्रष्टाचार वगैरह, कोशिश ये होनी चाहिए, कम से कम होना चाहिए। बट अगर आप लार्जली देखोगे तो एक जो भी टैक्स का पैसा जा रहा है वो किसी ना किसी तरीके से आपको वापस मिल रहा है, फैसिलिटीज की फॉर्म में वापस मिल रहा है। तो जो टैक्स हम सरकार को पे करते हैं, सरकार हमसे दो तरीके से कलेक्ट करती है। एक को कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, एक को कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो टैक्स हम सरकार को डायरेक्टली पे करते हैं उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और जो टैक्स सरकार को इनडायरेक्टली पे करते हैं उसके लिए इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जैसे कि आप इनकम टैक्स का एग्जांपल ले लें, इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। आपने इनकम को वन किया और जो इनकम को वन किया उस पे एक पोर्शन आपने सीधे सरकार को दे दिया। आपके और सरकार के बीच में कोई तीसरा पर्सन बीच में नहीं बैठा हुआ है, इसलिए इनकम टैक्स को कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। इसी तरीके से एक टैक्स इंडिया में और भी हुआ करता था, वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज में अभी है, बट इंडिया से इसको हटा दिया गया है, वेल्थ टैक्स। ये भी डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। वेल्थ का मतलब होता है अमीरी, लग्जरी। वेल्थ टैक्स सीएमए के सिलेबस में था, मैंने बहुत सालों तक पढ़ाया हुआ है। सीएमए इंटर में भी था और फाइनल के अंदर भी था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। सिलेबस से नहीं हटा दिया गया, इसको इंडिया से ही हटा दिया गया। अब इंडिया में वेल्थ टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो जो वेल्थ टैक्स हुआ करता था वो वेल्थ पे, वो वेल्थ का मतलब हो गया कि आप लग्जरी, आपके पास बहुत सारा सोना है, आपके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, आपके पास एयरक्राफ्ट है, आपके पास आपके पास लैंड है, आपके पास बहुत सारा कैश है। तो आप अगर बहुत अमीर होते थे तो उस अमीरी पे एक टैक्स लगता था, इसको वेल्थ टैक्स कहा जाता था, 1% के रेट से लगता था। तो ये भी आपके लिए डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। और जो टैक्स आप सरकार को इनडायरेक्टली पे करते हो, जैसे कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी तरीके की इंडिया में गुड्स खरीदते हो या सर्विसेज को अवेल करते हो तो उस पे टैक्स आप प्रोवाइडर को पहले पे करते हो, सप्लायर को पे करते हो। जैसे कि आप मुझसे पढ़ने आए, एसबीटीसी नाम है मेरे इंस्टीट्यूट का, सौरभ बंसल टैक्स क्लासेस। आपने अगर सर डीटी पढ़ना है, अब मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं और इसकी फीस 10,000 रुपए है। तो मैं आपसे कहूंगा, निर्मला सीतारमन जी ने कहा है बंसल जी इसके ऊपर बच्चों से जीएसटी ले लेना @18%। तो मैं आपसे 1800 रुपए लूंगा। आप कहोगे सर हम आपको क्यों देंगे? मैं कहूंगा लॉ में जो एक्ट बनाए गए हैं उसमें मुझे पावर मिली हुई है कि आई कैन कलेक्ट फ्रॉम माई स्टूडेंट्स, और मैं फिर 11,800 रुपए आप मुझे पे कर दोगे। इस 11,800 के मैं दो हिस्से करके 10,000 रुपए तो अपनी जेब में रख लूंगा और 1800 रुपए मैं सरकार को पे कर दूंगा। गवर्नमेंट बोलो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलो, एक ही बात है। तो टैक्स तो आप ही ने पे किया, लेकिन आपने डायरेक्टली पे नहीं किया, आपके जेब से इनडायरेक्टली गया। पहले आपने मुझे पे किया, फिर मैंने वो सरकार को पे कर दिया, और आपके और सरकार के बीच में मैं बैठा हुआ हूं, मेरे थ्रू आप सरकार को पे कर रहे हो, इसलिए इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो, डोमिनोज में गए, आपने पिज्जा ऑर्डर किया, गार्लिक ब्रेड ऑर्डर करी आपने, या जिंगी पार्सल वगैरह आपने ऑर्डर किया और 1,000 रुपए का आपका बिल आया। इस पे वो आपने जीएसटी चार्ज करेगा 5% के रेट से 50 रुपए, और 1,050 रुपए वो आपसे ले लेगा। और डोमिनोज वाला इसके दो हिस्से कर देगा, 1,000 रुपए अपनी जेब में रख लेगा और 50 रुपए निर्मला सीतारमन जी को पे कर देगा जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रही हैं। 50 रुपए सरकार के पास चले जाएंगे। तो आपने टैक्स पे किया, लेकिन सीधे सरकार को आपने नहीं दिया इनकम टैक्स के तरीके से, आपने सरकार को इनडायरेक्टली पे किया। आपने पहले डोमिनोज वाले को दिया, रेस्टोरेंट वाले को दिया, उसने वो 50 रुपए आगे सरकार को पास किए, इसलिए इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक एग्जाम्पल और भी होता है कस्टम ड्यूटी। अब सपोज करते हैं जिस लैपटॉप में मैं पढ़ा रहा हूं, ये एचपी कंपनी का लैपटॉप है, इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर होता, इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया गया। जिस आदमी ने इसको इंपोर्ट किया उसके लिए 40,000 रुपए का पड़ा, अगर इंडियन रुपीज में बात करें। फिर उसने इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करी।
और सपोज करते हैं 20,000 रुपए की उसने कस्टम ड्यूटी पे करी, उसको 60,000 रुपए का पड़ गया, उसने कहा मैं इसका अपना प्रॉफिट भी ऐड करूंगा, और उसने 10,000 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड किया और 70,000 रुपए का उसने मुझे बेच दिया। अब बताओ कस्टम ड्यूटी अल्टीमेटली सरकार को किसने पे करी? अल्टीमेटली, फाइनली, इवेंचुअली तो मैंने ही पे करी 10,000 20,000 रुपए। लेकिन सीधे मैंने सरकार को पे नहीं करी। जो इंपोर्टर था पहले उसने अपनी जेब से सरकार को पे कर दिया और उसके बाद मुझसे क्या कर लिया? मुझसे उसको रिकवर कर लिया। तो अल्टीमेटली तो बर्डन मुझ पे ही पड़ा, अल्टीमेटली तो मुझे ही पे करना पड़ा, बट आई डिड नॉट पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। मेरे और सरकार के बीच में इंपोर्टर बैठा हुआ था, इसलिए इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस के और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी होता है। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। अब एक्साइज ड्यूटी जनरली जीएसटी के अंदर मर्ज कर दी गई है। पहले जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था एक्साइज ड्यूटी कहा जाता था, जैसे सेल्स टैक्स हो गया। अब सेल्स टैक्स को जीएसटी के अंदर मर्ज कर दिया गया, क्योंकि पहले मैन्युफैक्चरिंग पे अलग लगता था, सर्विस पे सर्विस टैक्स लगा करता था, गुड्स पे सेल्स टैक्स लगा करता था। तो इतने सारे टैक्स थे तो मोदी जी ने कहा वन नेशन वन टैक्स, और इनको मर्ज कर दिया गया जीएसटी के अंदर। लेकिन कोई आपसे पूछे इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल दो, तो एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ये भी जीएसटी के, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हैं। कुछ चीजों पे आज भी ये लगते हैं, जैसे कि आपके अल्कोहलिक लिकर हो गई, जो शराब जिसको कहा जाता है, या पेट्रो प्रोडक्ट्स हो गए, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये अभी जीएसटी के अंदर नहीं आए हैं। इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स ही लगता है। तो जो टैक्स हम सरकार को पे करते हैं उनको कहा जाता है टैक्सेस। दो तरीके के, जो डायरेक्टली पे करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस, इसके दो बहुत शानदार एग्जांपल मैंने बताए, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। और जो सरकार को हम इनडायरेक्टली पे करते हैं उसके दो एग्जांपल बहुत शानदार, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। बट कुछ एग्जांपल्स और भी होते हैं, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, क्योंकि हम इनडायरेक्टली पे करते हैं इनको कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो हमारे सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स है वो है इनकम टैक्स, क्योंकि वेल्थ टैक्स तो इंडिया से ही हटा दिया गया, अब नहीं लगाया जाता है। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे सिलेबस में है जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। बाकी तीन हमारे सिलेबस में नहीं है, क्यों? क्योंकि वो अब जीएसटी के अंदर मर्ज कर दिए गए हैं, अब वो है ही नहीं। बस एक या दो आइटम पे छोड़ दो लगते हैं, तो वो रेफरेंस हम दे देते हैं कहां कहां लगते हैं। अदरवाइज वो जीएसटी के अंदर ही सबस्यूम्ड हो चुके हैं। तो हमारे सिलेबस के अंदर जीएसटी भी है, हमारे सिलेबस के अंदर कस्टम ड्यूटी भी है। इस तरीके से 100 नंबर का पेपर बनता है। तो सर, इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स एक ही बात है? नहीं, एक ही बात नहीं है। डायरेक्ट टैक्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे डायरेक्ट टैक्स हो सकते हैं, जो भी टैक्स आप डायरेक्टली पे करोगे। इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का इतना बड़ा एग्जाम्पल होता है कि एक तरीके से इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं लोग। इनकम टैक्स को ही डायरेक्ट टैक्स बोल देते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वो मेन सोर्स है डायरेक्ट टैक्स का। अदरवाइज देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स के अलावा और भी टैक्सेस आ सकते हैं। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया इन दोनों टैक्सेस के अंदर कि हम डायरेक्टली पे करते हैं, इनडायरेक्टली पे करते हैं। लेकिन एक डिफरेंस और भी होता है, और वो ये होता है कि आप जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेसिव। और जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो यूनिफॉर्म रेट से चार्ज होता है। ये प्रोग्रेसिव रेट होता है, एक रिग्रेसिव रेट से, वो यूनिफॉर्म रेट से। एक रेट और भी होता है रिग्रेसिव। पहले प्रोग्रेसिव यूनिफॉर्म समझ लो, फिर रिग्रेसिव रेट पे आएंगे। जो प्रोग्रेसिव रेट होता है इसका मतलब हो गया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे आप अमीर होगे, वैसे वैसे आपको टैक्स का ज्यादा रेट पे करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे, गरीबों पर कम टैक्स लगाया जाता है, अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में इस समय जो स्लैब चल रहा है, जो आपके जो पहले 3 लाख रुपए होते हैं, जो फर्स्ट 3 लाख रुपीज आप कमाते हो, सरकार कहती है इस पे हमें टैक्स नहीं चाहिए। इसके बाद जो अगले 4 लाख रुपए आप कमाते हो, नेक्स्ट 4 लाख रुपीज, उस पर टैक्स का रेट 5% चल रहा है। इसके बाद जो अगले आप 3 लाख रुपए कमाते हो, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं केवल एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं। जो बीच में 4 लाख रुपए लिखा है, ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। पिछले साल तक ये 3 लाख था, अब 3 लाख के बाद अगला नेक्स्ट 4 लाख कर दिया गया है।
ये स्लैब के तरीके से होता है प्रोग्रेसिव रेट। जैसे जैसे अमीर होगे टैक्स का रेट बढ़ता चला जाएगा। अगर कोई आदमी इंडिया में 2.5 लाख रुपए कमा रहा है तो वो टैक्स पे नहीं करेगा। 3 लाख रुपए भी तक कमा रहा है तो वो टैक्स पे नहीं करेगा। लेकिन अगर वो 3,20,000 रुपए कमा रहा है तो सरकार बोलती है 3 लाख रुपए तक हमें टैक्स नहीं चाहिए भैया तुम्हारा। जो 3 लाख के ऊपर 20,000 है उस पर आप हमें 5% से टैक्स पे कर दो। तो पहले 3 लाख पे टैक्स नहीं है, अगले 4 लाख पे और कमाओगे 3 लाख के ऊपर तो 5% है। अब 7 लाख तक आपने कमा लिया, इसके ऊपर जो कमाओगे उस पर टैक्स का रेट आपको 10% से पे करना पड़ेगा। इस तरीके से 10 से आगे 15 मिलेगा, 15 से आगे 20 मिलेगा, 20 से आगे 30 मिलेगा, 25 नहीं है। सर पूरा कब लिखवाओगे? जब मैं इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा। अभी मैं डिफरेंस बता रहा हूं प्रोग्रेसिव रेट और यूनिफॉर्म रेट के अंदर। और सही बात भी है। जब 5 उंगलियां बराबर नहीं है, अमीर बहुत अमीर हैं, गरीब गरीब है, जब इतना डिफरेंस है सोसाइटी के अंदर, इतना डिस्क्रिमिनेशन है, तो उसमें आप समान रेट कैसे ले सकते हो? गरीबों से भी आप बोलो कि आप भी ज्यादा टैक्स पे करोगे, अमीर भी उतना टैक्स पे करेंगे। हालांकि अमीरों को ऑब्जेक्शन हो सकता है कि सड़क पे हम भी चलते हैं, गरीब भी चलता है, दोनों समान यूज कर रहे हैं। जो हम यूज कर रहे हैं सड़क, वो भी गरीब, तो हम ज्यादा टैक्स क्यों पे करें? तो भैया आपको भगवान ने ज्यादा दिया है, जिसको भी आप मानते हो उसने आपको ज्यादा दिया है। जो ज्यादा कमा रहा है, चाहे मेहनत से चाहे नसीब से, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि नसीब से आदमी कमाता है या मेहनत से कमाता है। ये मेहनत और नसीब दोनों का हिस्सा होता है। बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें बुक्स लिखी हुई हैं, विवेकानंद ने बताया हुआ है, जगह बड़े बड़े लोगों ने इस पर अपनी व्याख्या दी हुई है। हम तो उस फिलॉसफी में क्यों जाएं? बस हम इतना समझ सकते हैं जिसको ज्यादा मिला, मानवता के नाते उसको ज्यादा देना भी चाहिए अपने देश के लिए। जिसको कम मिला वो कम देगा। इसलिए जितना भी टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं। सर वेल्थ टैक्स भी प्रोग्रेसिव था? हाँ, वेल्थ टैक्स भी प्रोग्रेसिव था। अगर किसी के पास केवल 30 लाख रुपए तक की वेल्थ होती थी तो वो टैक्स पे नहीं करता था। और 30 लाख से ज्यादा वेल्थ होती थी तो 30 लाख के ऊपर वाले पे 1% से वेल्थ टैक्स पे होता था। जब तक इंडिया में वेल्थ टैक्स था तब से जो 30 लाख से ऊपर वाली वेल्थ पे 1% से जीएसटी पे किया जाता था। जैसे कि सर, जैसे कि मैंने बताया वेल्थ के अंदर कुछ चीजें आती थी, वेल्थ के अंदर घर आता था, वेल्थ के अंदर लैंड आता था, ज्वेलरी आती थी, वो जो यॉट होते हैं जो बहुत लग्जरी, एक तरीके से बोट समझ लो, वो आती थी, एयरक्राफ्ट आता था। इन सब की वैल्यू निकाल लेते थे। अब 25 लाख रुपए टोटल निकल के आया, सरकार वेल्थ टैक्स नहीं लेती थी। लेकिन टोटल निकल के आया 40 लाख रुपए, तो सरकार 40 लाख में से पहले 30 लाख रुपए माइनस करती थी। बोले नहीं, 30 लाख तक हमें नहीं चाहिए, और अगले 10 लाख का 1% वो टैक्स आपको एज ए वेल्थ टैक्स पे करना पड़ता था। तो वेल्थ टैक्स भी प्रोग्रेसिव था। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो यूनिफॉर्म रेट से चार्ज किए जाते हैं। मतलब आप यहां पे पढ़ने के लिए आए, जितने भी बच्चे यहां बैठे हुए हैं, अगर मेरी फीस 10,000 रुपए है तो इससे मतलब नहीं है कि आप में से कोई ज्यादा अमीर है, कोई कम गरीब है। हर किसी को टैक्स 18% से ही पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई बड़े से बड़े अमीर आदमी का बेटा भी टैक्स पढ़ने के लिए आए तो भी जीएसटी 18%। और कोई अगर उसकी किसी के फादर की इनकम बहुत ज्यादा नहीं है तब भी उस पर जीएसटी का 18% ही लगेगा। ये लैपटॉप अगर मुकेश अंबानी खरीद, लैपटॉप नहीं, ये रेस्टोरेंट के अंदर अगर मुकेश अंबानी जाते हैं तब भी जीएसटी 5% लगेगा, शाहरुख खान जाते हैं तब भी 5% लगेगा, मैं जाता हूं तब भी 5% लगेगा, और मुझसे अगर कोई कम कमाता है वो जाता है तब भी उसके ऊपर 5% लगेगा। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो यूनिफॉर्म रेट से चार्ज होता है। तो सर ये तो गलत है, अमीर गरीब बराबर टैक्स पे कर रहे हैं। हाँ गलत तो है, डेफिनेटली गलत है। क्योंकि जो आपके लिए जो चीज एक अमीर आदमी एंजॉय कर रहा है वो भी उतना टैक्स पे कर रहा है जो गरीब आदमी पे कर रहा है। आप समझने की कोशिश करो इस बात के लिए। एक अमीर आदमी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है टैक्स, और वो भी केवल 1800 रुपए पे कर रहा है। जो गरीब जैसे तैसे करके मेरी फीस पे कर पाएगा बेचारा, वो भी 1800 रुपए पे करेगा। तो सर इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए प्रोग्रेसिव क्यों नहीं बना सकते हैं? नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर इसको प्रोग्रेसिव बना दिया तो सीधे सरकार को पे नहीं कर रहे हो, तुम मेरे थ्रू पे कर रहे हो। तो मैं तुम सबसे तुम्हारी हैसियत पूछूंगा पहले। मैं पुरुषोत्तम साहब से पूछूंगा बेटा आपकी फैमिली इनकम कितनी है, मैं सूरज साहब से पूछूंगा आपकी फैमिली इनकम कितनी है, मैं अनमोल साहब से पूछूंगा आपकी फैमिली इनकम कितनी है। तो आप मुझे अपनी फैमिली इनकम क्यों बताओगे? आप सरकार को तो बता सकते हो। फिर मुझे सही बता रहे हो गलत बता रहे हो, मैं कैसे क्रॉस चेक करूंगा? सरकार के पास तो सिस्टम होता है चेक करने का, कोई आदमी सही इनकम बता रहा है, सारे ट्रांजेक्शन्स पे सरकार निगाह रखती है, बैंक के ट्रांजेक्शन्स पे सरकार निगाह रखती है। लेकिन मैं कैसे पता लगाऊंगा कि आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो?
सरकार मुझसे कहती है कि बंसल जी, जो आपके यहाँ पढ़ने आए 3 लाख रुपए तक वाले, उनसे जीएसटी 5% लेना, जिनकी फैमिली इनकम 3 लाख से लेके इतने लाख तक हो उस पे इतना जीएसटी लेना। तो मैं कैसे पता करूंगा कि आपकी फैमिली की इनकम कितनी है, और मुझे बताओगे भी क्यों? फिर तो हर आदमी यही होता रहेगा। आप रेस्टोरेंट में जाओगे, आप कहोगे भैया डोमिनोज दे दो, हाँ जी जल्दी जल्दी अपनी इनकम बोलो। अब वहां 4 लोगों के सामने खड़े होकर आप अपनी इनकम बोल रहे हो, कितना अजीब सा लगेगा। कोई 50,000 रुपए साल की इनकम बोल रहा है, कोई 50 लाख रुपए इनकम बोल रहा है। 4 लोगों के बीच में मैं क्यों बताऊं मैं कितना पैसा कमाता हूँ, कम पैसा कमाता हूँ, ज्यादा पैसा कमाता हूँ? और बताऊंगा तो सरकार को बताऊंगा, मैं डोमिनोज वाले को क्या बताऊं कितना पैसा मैं कमाता हूँ? तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव हो ही नहीं सकते हैं, वो यूनिफॉर्म रेट से चार्ज किए जाते हैं। ये स्पेसिफिक रेट पे, चीज पे जो भी प्राइस रेट होता है वो गरीब अमीर सब पे समान रूप से अप्लाई किया जाता है। तो जीएसटी का जो रेट है वो यूनिफॉर्म होगा। अगर अगर ट्यूशन पे 18% लगाया गया है तो फिर कोई भी उस ट्यूशन को पढ़े, अगर रेस्टोरेंट के ऊपर 5% है तो कोई भी उस रेस्टोरेंट में जाए, रेट आपका 5% ही लगेगा। और एक होता है रिग्रेसिव रेट। और रिग्रेसिव रेट क्या होता है कि जो अमीर होते हैं वो कम रेट से पे करते हैं, गरीब ज्यादा रेट से टैक्स पे करता है। अब ऐसा इंडिया के अंदर नहीं है, ज्यादातर कंट्री में ऐसा नहीं है। ये तो एक तरीके से आपने गरीब को और भी मार दिया। अमीर कम टैक्स पे करेगा, गरीब ज्यादा टैक्स पे करेगा। जैसे पुराने जमाने में जो अंग्रेज थे, वो गरीब किसानों से लगान लिया करते थे, ज्यादा लगान, 2 गुना लगान, 4 गुना लगान, 5 गुना लगान लिया करते थे। बड़े बड़े राजा थे उनसे नहीं लेते थे, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से गुलामी स्वीकार कर ली उनकी। उनको उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे, हम आपके नौकर बन के रहेंगे, हम आपके अंडर में काम करेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, तो हमारे बिहाफ पे काम करो और हमें रिप्रेजेंट करो। फिर वो किसानों से आप अपने एरिया के किसानों से आप लगान ला के हमें दो। गरीब आदमी कुछ भी वो अमीर अमीर आदमी कुछ भी टैक्स पे नहीं कर रहा है, गरीब आदमी बहुत टैक्स पे कर रहा है। ये तो बहुत ही बुरी बात होगी। तो रिग्रेसिव रेट हो गया। रिग्रेसिव रेट किसी भी सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे भी नहीं है। रिग्रेसिव रेट अब खत्म हो गया। अब क्या नहीं लगना चाहिए, लगता भी नहीं है। तो दो तरीके के, मैं तो यूनिफॉर्म को भी अच्छा नहीं मानता हूं। यूनिफॉर्म भी एक तरीके से रिग्रेसिव ही है। भले ही रेट रिग्रेसिव नहीं है, लेकिन नेचर तो रिग्रेसिव है। नेचर, रेट यूनिफॉर्म है लेकिन नेचर तो रिग्रेसिव है। सर नेचर कैसे रिग्रेसिव है? अब एक आदमी साल का कमाता है, सब कुछ करते हैं, 50,000 रुपए, और एक आदमी साल का कमाता है 50 लाख रुपए। दोनों के बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, ये जैसे तैसे करके 10,000 रुपए फीस मुझे पे करता है, कहीं से अरेंज करता है, जोड़ा हुआ पैसा होता है। नहीं, हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे। और ये जीएसटी पे कर रहा है 1800 रुपए। जो 50 लाख रुपए साल के कमाता है वो भी मेरी फीस 10,000 रुपए पे करता है, और वो भी जीएसटी पे कर रहा है 1800 रुपए। सर रिग्रेसिव कहाँ है? दोनों के ऊपर 18% लगा। आप रेट के रेस्पेक्ट में तो रिग्रेसिव नहीं है, रेट के रेस्पेक्ट में तो रिग्रेसिव नहीं है, लेकिन अगर आप इनकम के रेस्पेक्ट में देखोगे, इसने 50,000 रुपए में से 1800 पे करे, उसने 50 लाख रुपए में से 1800 पे करे। अगर उसकी हैसियत के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो गरीब की परसेंटेज ज्यादा निकल के आएगी, अमीर की परसेंटेज कम निकल के आएगी। रेट आपको यूनिफॉर्म लग रहा है, दोनों ने 18%, लेकिन 50,000 वाले ने एक चीज को एंजॉय करने के लिए 1800 रुपए पे किया, तो 50,000 में से पे किया। और जो 50 लाख था उसने सेम चीज को एंजॉय करने के लिए 1800 रुपए पे किया, 50 लाख में से 1800 पे किया, तो आपके इनकम का कितना हिस्सा गया? तो 50,000 का 1800 कितना परसेंट है, और 50 लाख का 1800 कितना परसेंटेज है? तो गरीब ने अमीर के कंपैरिजन में ज्यादा रेट से टैक्स पे किया। जब इनकम के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो यूनिफॉर्म रेट रिग्रेसिव बन जाता है। मैं अपने एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं। मैं इस तरीके से समझाता हूं, एक रेस्टोरेंट के अंदर 2 आदमी बैठे हुए हैं, एक अमीर है एक गरीब है। गरीब के पास वो कम पैसे थे, उसने केवल 2 रोटी खाने के लिए ली। अमीर के पास ज्यादा पैसे थे, उसने 4 रोटी खाने के लिए ली। दोनों खाना खा रहे हैं बैठ के, तभी वहां पे एक भूखा डॉग आ जाता है, स्ट्रीट डॉग आ जाता है, एंड ही वाज वेरी हंग्री। वो जाता है गरीब के पास, और गरीब को दया आती है, वो एक रोटी खाने के लिए दे देता है। उस रोटी को खाने के बाद वो अमीर की टेबल पर चला जाता है, अमीर को भी दया आती है, वो भी एक अच्छा इंसान, उसने भी अपनी एक रोटी इसके लिए दे दी। अब अगर दूर बैठे हुए देख रहे हो तो आपको लगेगा दोनों ने सेम कुर्बानी दी है, जो गरीब ने दिया वही अमीर ने दिया, आपको लगेगा यूनिफॉर्मली दोनों ने दिया।
लेकिन अगर आप उनकी थाली की स्थिति जानते हो, आप जानते हो गरीब की थाली में कितना था, अमीर की थाली में कितना था, तो आप कहोगे उसने दो में से एक रोटी दे दी, अपनी इनकम का 50% दे दिया, अपने हिस्से का 50%। और अमीर के पास 4 रोटी थी, उसने एक रोटी दी, तो अपनी टोटल उसने खाने का 25% दिया। तो बन गया देखो रिग्रेसिव। गरीब ज्यादा दे रहा है, अमीर कम दे रहा है। रेट आपका यूनिफॉर्म होता है क्योंकि रेट हम एक स्पेसिफिक अमाउंट पे लगा रहे हैं, लेकिन जब उसको हैसियत के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, इनकम के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपका रिग्रेसिव बन जाता है। इसलिए ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो बहुत अच्छा टैक्स नहीं मानना चाहिए मेरे हिसाब से। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो गरीबों के लिए ज्यादा दुख दर्द लेके आते हैं, उन पे एक तरीके से जुल्म होने का काम करते हैं। तो सर सरकार इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म करके केवल डायरेक्ट टैक्स कर दे। अगर केवल डायरेक्ट टैक्स कर देगी तो दो बातें हो जाएंगी। एक तो रेट इस समय जो डायरेक्ट टैक्स का मैक्सिमम 30% चल रहा है इनकम टैक्स का, वो 30 को बढ़ा के 50 करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सरकार करीब करीब 50 रुपए लेती है। 30% तो डायरेक्ट टैक्स ले लिया, और जो बच गया वो खर्च करते हैं, उसमें से जीएसटी कस्टम्स वगैरह 20-22 रुपए और लेती है। सपोज सरकार को हर 100 रुपए में से 50 रुपए चाहिए, तो एक तो सरकार को यह कहना पड़ेगा कि आप अमीरों से 100 रुपए में 50 रुपए दो, तो अमीर तो वैसे ही कहेगा मैं 100 रुपए कमाऊं 50 आपको दे दूं। अभी भी वो 50 दे रहा है, लेकिन वो 30 रुपए दे रहा है डायरेक्ट टैक्स के नाम से, और 20 रुपए इनडायरेक्टली लिए जा रहे हैं, और इनडायरेक्टली चीज हमें एक तरीके से दिखाई नहीं पड़ रही है, तो हमें उसका पता नहीं चलता है। कहते हैं आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती है। अगर आपके सामने दूध में मक्खी गिर जाए तो मैं कहूं इस दूध को पी लो, निकाल के फेंक दूं, सर आप कमाल कर रहे हो, हम दूध की मक्खी पियेंगे? मैं कहूंगा बेटा चलो किसी हलवाई की दुकान पे चलते हैं, और जहां पे बन रही हो मिठाई वहां चल के तुम्हें दिखाता हूँ, और वहां दूध आप देखोगे तो एक मक्खी, वहां पे 4-5 मक्खी गिरी होंगी, वो ऐसी छलनी से निकाल के फेंक देंगे, उसी की मिठाई बन जाएगी। घर पे आके बोलोगे यार मजा आ गया मिठाई खा के, क्योंकि वो मक्खी आप दिखाई नहीं दे रही है आपके लिए, सिर्फ मक्खी आप खाए जा रहे हो। आपके तो आंखों के सामने गिरती है तो ऐसे वॉमिट कर दोगे, आप खाओगे ही नहीं। आप जाके देखो ना मिठाइयां जहां बनती हैं, सफाई से भी मिठाई जहां बनती है, इतना सारा मिल्क होगा वहां पे, इतना सारा दूध होगा, कितनी भी सफाई कर लो मक्खी तो कहीं से आके गिरी सकती है। तो वो क्या हजारों लीटर दूध के लिए फेंक देंगे हल्दीराम वाले? वो भी उसमें से निकाल के मक्खी को फेंक देंगे, फिर उसी की बनेगी आपके लिए डोडा बर्फी, उसी से बनेगा आपके लिए गुलाब जामुन, उसी से बनेगी आपके लिए और मिठाई, और स्वाद ले लेके खाओगे 500-500 रुपए किलो की आप मिठाई उसके लिए। तो जो आपके लिए डायरेक्ट टैक्स है वो दिखाई पड़ रहा है, तो वो हमने 30 रुपए कर दिया। 30 रुपए देते समय थोड़ा माइंड नहीं कर रहे हैं, चलो 100 में 30 छोटा लगता है, 70 तो हमारे पास है। और जब 70 को खर्च करेंगे, लेज खरीदेंगे, बिस्किट्स खरीदेंगे, चाय पत्ती खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, जूते खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे, हर जगह जीएसटी पे करेंगे 70 रुपए में से, टोल टैक्स पे करेंगे, सड़कों पे चलेंगे, फ्यूल खरीदेंगे तो उसमें वैट पे करेंगे, तो वो 20-22 रुपए और भी दे रहे हैं, दे तो अभी भी हम सब 50 रुपए रहे हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो पता नहीं चल रहा है। 20 रुपए का लेज खरीदा, अब 20 रुपए का आपको लेज ही लगा, जबकि 20 रुपए का लेज नहीं था, उसके अंदर आपने जीएसटी भी ऑलरेडी इंक्लूडेड था। इसी तरीके से आपने 500 रुपए की शर्ट खरीदी, 500 रुपए की शर्ट एमआरपी पे थी, तो उसके अंदर जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड था, वो आप ही पे कर रहे हो, वो दुकानदार सरकार को पे कर देगा, तो आपको वो चीज दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए सरकार इनडायरेक्ट टैक्स को हमेशा लगा के रखना चाहती है। सरकार इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देगी तो फिर ये कहना पड़ेगा कि अमीर 50% या 60% टैक्स पे करेंगे, जिससे कि उनको बहुत बुरा लगेगा, वो रिवोल्ट भी कर सकते हैं। हम 100 रुपए कमाए, हम आपको 55 रुपए दे दें, 50 रुपए दे दें, 60 रुपए दे दें। फिर दूसरी एक ये कमी ये भी होगी कि अगर पूरा का पूरा टैक्स डायरेक्ट टैक्स हो गया, आईडीटी को हटा दिया, तो गरीब तो जरा भी टैक्स पे ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो जो डायरेक्ट होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। पूरा का पूरा देश का बर्डन किस पे आ जाएगा? केवल अमीरों पे आ जाएगा, गरीब तो जरा भी टैक्स पे नहीं करेंगे। वो कहेंगे साहब 3 लाख तक तो टैक्स पे नहीं करना होता है, हम तो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। और अमीर जो होगा वो 50-55-50% तक टैक्स पे करेगा। तो ये समाधान भी सही समाधान नहीं है कि आप जीएसटी को हटा दो, इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दो। इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दोगे तो देश के लिए जो गरीब है उनका कंट्रीब्यूशन एक तरीके से जीरो ही हो जाएगा, और सारा का सारा बर्डन किस पे आ जाएगा? अमीरों पे आ जाएगा। तो कोई ऐसा तरीका अगर कभी ईजाद कर पाए, ढूंढ पाए कि हमने इनडायरेक्ट टैक्स को भी प्रोग्रेसिव कर दिया, तो ठीक हो जाएगा। हर आदमी पे करेगा, लेकिन एक स्लैब बन जाएगा, कुछ लोग कम पे करेंगे, कुछ लोग ज्यादा पे करेंगे।
लेकिन जब तक नहीं है तब तक आपको यही पढ़ना पड़ेगा कि डीटी आईडीटी में दो अंतर होते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो हम डायरेक्टली पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन दूसरे पे ट्रांसफर कर देते हैं, किसी और से पहले आप रिकवर करते हो फिर सरकार को पे करते हो इनडायरेक्ट टैक्सेस। प्रोग्रेसिव टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स यूनिफॉर्म रेट से चार्ज की जाता है, इसलिए नेचर में रिग्रेसिव हो जाता है। कोई आपसे पूछे डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल बता दो तो बोलना इनकम टैक्स एंड द वेल्थ टैक्स। कोई आपसे पूछे इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल बता दो तो उस पर कहना जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया। लेकिन जो बात के तीन लिखे हैं वो जीएसटी आने के बाद जीएसटी के अंदर मर्ज कर दिए। तो डायरेक्ट टैक्स में हमारे सिलेबस में इनकम टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारे सिलेबस में जीएसटी एंड कस्टम्स है। इस तरीके से मिला के आपका 100 नंबर का पेपर तैयार होता है। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में आता है तो आगे चलते हैं। मैं अभी आपके डाउट्स लूंगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मैं अभी बेसिक बातें बता रहा हूं। पहले मैं आपके संग शुरू करूंगा इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स बोलो या इनकम टैक्स बोलो, बहुत इंटरेस्टिंग है, दुनिया का मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इसके लिए मैं मानता हूं। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं पढ़ने में इनकम टैक्स के लिए। तो अभी 2 आवर्स की क्लास चलाएंगे कुछ टाइम तक, फिर जब बच्चे काफी बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे आने हैं, लेकिन बच्चे भी धीरे धीरे ही ज्वाइन करते हैं। अब देखो, मैंने कहता हूँ बेटा ज्वाइन करो तो बीच में मत जाओ। अनमोल ने ज्वाइन किया, अब पता नहीं वो क्या देखने के लिए आए थे, मुझे पढ़ाना आता है नहीं आता ये देखने के लिए आए थे। आए 2 मिनट बैठे चले गए। आकृति आई, पता नहीं क्या देखने के लिए आई थी। मैं फिर, ये बात तो सब बच्चे जानते ही हैं बेटा कि आओ क्लास के अंदर तो कम से कम बैठो, टीचर पढ़ा रहा है। मतलब आते हैं और क्या देख के चले जाते हैं पता नहीं। बताओ, मैंने तुम्हारे बेनिफिट के लिए पढ़ा रहा हूं मैं तो ये चीजें, तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो बेटा। जब आयो सीरियसली बैठो, पढ़ाई करो। तो इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। सबसे पहली बात तो ये समझ लो, इनकम टैक्स के अंदर ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। दो तरीके के ईयर होते हैं, कैलेंडर ईयर एंड द फाइनेंशियल ईयर। इनकम टैक्स में कभी भी ईयर लिखा हुआ उसका मतलब फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होता है, और फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे, मैंने यहाँ पे 23-24 लिखा, मैंने यहाँ पे 24-25 लिखा, यहाँ पे मैंने 25-26 लिखा, यहाँ पे मैंने 22-23 लिखा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 22-23 का मतलब है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023। 25-26 का मतलब है 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 2026। सबसे पहली बात, इनकम टैक्स हमेशा एनुअली पे किया जाता है। इनकम टैक्स इज ऑलवेज पेड एनुअली। आप पूरे साल की इनकम पे टैक्स पे करोगे। ये आपके पास ऑप्शन नहीं है सर हम वीकली टैक्स पे कर दें, सर हम मंथली टैक्स पे कर दें, सर हम क्वार्टरली पे कर दें, नहीं। अगर ये ऑप्शन आपके पास होगा तो जैसा कि मैंने अभी बोला 3 लाख रुपए तक टैक्स पे नहीं होता है, तो मैं क्या करूंगा, मेरी 2 महीने में 3 लाख रुपए इनकम हो गई, सर मुझसे टैक्स ले लो, और 3 लाख का टैक्स जीरो हो गया। फिर जब मेरी अगली इनकम 3 लाख हो जाएगी तो मैं सरकार जाके बोलूंगा सर मुझसे 3 लाख रुपए पर टैक्स ले लो। नहीं, आप पहले पूरे साल आराम से पैसा कमा लो, और जब पूरे साल की इनकम को कमा लोगे फिर हम आपका टैक्स आपसे मांगेंगे और वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स हमेशा एनुअली पे होता है, पूरे साल की इनकम पे आप पे करते हो। तो अगर आपको 22-23 की इनकम पे टैक्स पे करना है, 22-23 की इनकम पे आपको टैक्स पे करना है, तो वो टैक्स आप किस ईयर में पे करोगे, वो आप पे करोगे 23-24 के अंदर। सर 22-23 में क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 22-23 में आप इनकम को कमा रहे हो। 31 मार्च 2023 तक आप पहले पैसा कमाओगे, फिर आप क्या करोगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे 31 मार्च के बाद और हिसाब किताब लगाओगे आपने कितना पैसा कमाया, और जो भी आपने पैसा 31 मार्च तक कमाया होगा उस पर आप क्या करोगे, फिर टैक्स पे करोगे सरकार के लिए। तो एक साल में पैसा कमाओगे, अगले साल उस पर टैक्स पे कर दोगे। फिर आप पैसा कमाओगे, फिर जोड़ोगे हमने कितना पैसा कमाया, अगले साल उस इनकम पे टैक्स पे कर दोगे। तो एक साल पहले पहला 31 मार्च तक कमा लो, रात को 12 बजे तक। फिर अगले दिन 1 अप्रैल को या 1 अप्रैल को 2 अप्रैल को जो भी आपका सीए सीए में जिसके पास जाओ,
वो आपकी इनकम को कैलकुलेट कर देगा और बता देगा इतना टैक्स पे करना है और सरकार को वो टैक्स ईमानदारी से पे कर दो। तो अगर आपको 22-23 की इनकम पे टैक्स सरकार को पे करना है तो 22-23 में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 22-23 में 31 मार्च तक तो आप इनकम को ही कमाओगे, उसी के बाद टैक्स पे कर पाओगे। तो जब 31 मार्च के बाद सरकार को टैक्स पे करने जाओगे तो नया ईयर शुरू हो जाएगा और वो हो जाएगा 23-24, और 23-24 की इनकम पे आप सरकार को पे करोगे तो 24-25 में टैक्स पे करोगे। और अगर 24-25 की इनकम पे आपको सरकार को टैक्स पे करना है तो किस ईयर में पे करोगे? 25-26 में पे करोगे। तो इनकम टैक्स जहां से शुरू होता है उसको कहा जाता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है द ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड। इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में इनकम को आप असेस करते हो, असेस का मतलब हो गया कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना, इस बात का हिसाब लगाना हमने कितनी इनकम को कमाया, उसको कहा जाता है असेसमेंट ईयर। तो अगर 22-23 की इनकम पे आपको इनकम को निकालना है हमने कितनी इनकम को कमाया, तो असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा? 23-24 हो जाएगा। अगर 23-24 की इनकम पे आपको ये पता लगाना है हमने कितनी इनकम को कमाया और उस पर फिर टैक्स निकालना है, तो ये जो काम करोगे किस ईयर में करोगे? 24-25 में, तो असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 24-25 हो जाएगा। और अगर आपको 24-25 की इनकम को असेस करना है, उस पर टैक्स को असेस करना है, हम सरकार को पे करेंगे, तो उसके लिए असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 25-26 हो जाएगा। तो जिस ईयर में आप अपनी इनकम को असेस करते हो, कंप्यूट करते हो, कैलकुलेट करते हो, उस ईयर को कहा जाता है असेसमेंट ईयर। अब यही क्वेश्चन मैं आपसे उल्टे तरीके से पूछता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर 23-24 में मैंने अपनी इनकम को असेस किया था, तो बताओ उस इनकम को किस ईयर में कमाया गया था? तो आप बोलोगे सर 22-23 में कमाया गया होगा। मैं कहता हूं अगर 24-25 में मैंने अपनी इनकम को असेस किया, तो उस इनकम को कमाया किस ईयर में गया होगा? सर इससे इमीडिएटली पहले वाले ईयर में कमाया गया होगा। तो फिर आप क्या बोलोगे? इससे पहले वाले ईयर में। और मैं कहता हूं इफ आई असेस द इनकम टैक्स ड्यूरिंग द इनकम ड्यूरिंग द 25-26 इन विच ईयर दैट इनकम वाज अर्न्ड, तो उस इनकम को किस ईयर में कमाया गया होगा? तो आप बोलोगे 24-25 में कमाया गया होगा। तो जिस ईयर में आप इनकम को असेस कर रहे हो, टैक्स को असेस कर रहे हो, असेसमेंट ईयर। लेकिन जिस ईयर में उस इनकम को अर्न किया गया था उसे क्या नाम दिया जाए? नाम देना बहुत जरूरी होता है। नाम देने से क्या हो जाता है? कम्युनिकेशन इजी हो जाता है। अब मुझे अगर प्राची से कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे प्राची का नाम पता है। मुझे अगर सूरज साहब से कोई क्वेश्चन पूछना है तो सूरज का नाम मुझे पता है। अगर कोई क्लास में बच्चा बैठा हुआ है, आप में से कुछ बच्चे तो मुझसे पढ़े हुए हैं, जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हो मुझे हर बच्चे का नाम याद होता है। तो अगर 5वीं रो में कोई बच्चा बैठा है और मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना, तो मैं ऐसे नहीं पूछूंगा आगे से 5वीं रो में सीधे हाथ से तीसरे नंबर पर जो बच्चा बैठा हुआ, बताओ क्या आंसर होगा? मुझे सबके नाम पता है। मैं हमेशा बोलता था हाँ पुरुषोत्तम साहब बताओ क्या आंसर होगा, अंशुमान साहब बताओ क्या आंसर होगा, हाँ सूरज साहब बताओ क्या आंसर होगा। तो नाम देना इसलिए जरूरी होता है, कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है। हम उस बात को बोल के पूरी बात समझा देते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो जिस ईयर में आप इनकम को असेस कर रहे हो उसको तो कहते हो असेसमेंट ईयर। लेकिन जिस ईयर में उस इनकम को कमाया, अर्न किया गया, उसे क्या नाम दिया जाए? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी माथा पकड़ के बैठ गया, बोले यार समझ में नहीं आ रहा है क्या नाम रखा जाए। लेकिन जब उन्होंने मेरे चार्ट को देखा तो उन्हें एक बात समझ में आ गई, वो ईयर हमेशा असेसमेंट ईयर से पहले वाला ईयर होगा। असेसमेंट ईयर से पहले वाला ईयर होगा, उससे इमीडिएटली पहले वाला। बोले इसका नाम ही पहले वाला रख देते, और उसका नाम रख दिया गया प्रीवियस ईयर। एरो का निशान ऐसे लगाते हैं, ऐसे, ये प्रीवियस ईयर। और डेफिनेशन द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हो उसको कहते हैं प्रीवियस ईयर। तो अगर आपके लिए 23-24 असेसमेंट ईयर है
तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, इससे पहले वाला 22-23 हो जाएगा। अगर आपके लिए असेसमेंट ईयर 24-25 है तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 23-24 हो जाएगा। और अगर आपके लिए असेसमेंट ईयर 25-26 है तो इनकम इससे पहले वाले ईयर में कमाई गई होगी तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 24-25 हो जाएगा। तो पहले असेसमेंट ईयर पता कर लो। जब आप अपना कोर्स पूरा करने के बाद, सीएमए करने के बाद अपने ऑफिस में शान बान से बैठे होगे तो एक आदमी आएगा मुझसे, मुझे टैक्स निकाल दो। तो वो जिस ईयर में आपके पास आ रहा है टैक्स निकाल दो, वो असेसमेंट ईयर हो गया। और असेसमेंट ईयर पता चल गया तो प्रीवियस ईयर अपना पता चल जाएगा। इसका मतलब इससे पहले साल में उसने इनकम को कमाया होगा, तो इमीडिएटली पहले वाला ईयर क्या बन जाएगा, प्रीवियस ईयर बन जाएगा। तो असेसमेंट ईयर जिस ईयर में हम उसको इनकम को कंप्यूट करके टैक्स निकालेंगे, और प्रीवियस ईयर जो भी असेसमेंट ईयर से पहले वाला ईयर होगा वो बन जाएगा प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर हमेशा असेसमेंट ईयर के रेस्पेक्ट में बोला जाएगा। पहले यह पता लगा लो किस ईयर में हम असेस कर रहे हैं, किस ईयर में हम उसका टैक्स निकाल रहे हैं। तो अगर एक बार असेसमेंट ईयर पता लग गया तो हमें इमीडिएटली पता लग जाएगा कि हम किस ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो उससे इमीडिएटली पहले वाला होगा। जैसे कि आप लोग जितने भी यहां पे बैठे हो, सबका एग्जाम या तो जून 25 में होगा या दिसंबर 25 में होगा। जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आप मिस्टर एक्स की इनकम निकाल रहे होगे, वो या तो जून 25 में निकाल रहे होगे या दिसंबर 25 में आप निकाल रहे होगे। तो जून 25 और दिसंबर 25 का मतलब हो गया 25-26 में आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आप टैक्स निकाल रहे होगे, इनकम निकाल रहे होगे मिस्टर एक्स की। क्योंकि तुम्हारा जो क्लाइंट है एक्स, वो 25-26 में तुमसे अपनी इनकम को निकलवा रहा है, टैक्स निकलवा रहा है। इसका मतलब असेसमेंट ईयर हो गया 25 और 26। और क्योंकि 25-26 में वो इनकम और इनकम टैक्स निकलवा रहा है, तो जो भी क्वेश्चन में आपको इनकम दे रखी होगी वो उसने किस ईयर में कमाई होगी, वो प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 24 और 25। तो आप सबके एग्जाम के लिए, जो बच्चे यहाँ पे जूम लाइव देख रहे हैं उनके लिए भी, और जिन्होंने रिकॉर्डेड क्लासेस खरीदी हुई हैं उनके लिए भी, हर बच्चे के लिए, इतने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि तुम एग्जाम देने वाले हो जून 25 या दिसंबर 25 के अंदर। तो 25-26 में क्योंकि तुम अपने क्लाइंट का मतलब जो क्वेश्चन पेपर में तुम मिस्टर एक्स दे रखा होगा उसकी इनकम 25-26 में निकाल रहे हो, तो असेसमेंट ईयर हो गया 25-26। तो मिस्टर एक्स तुम्हारे पास जो अपनी इनकम के हिसाब किताब पर्टिकुलर्स लेके आया होगा, वो इनकम किस ईयर में कमाई होगी, उसने 24-25 में कमाई होगी, तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया, 24-25। तो सर ये बात हमें आप क्यों बता रहे हो, आप हमें इनकम पर टैक्स निकालना सिखा दो तो हम तो हर ईयर की इनकम पर टैक्स निकाल लेंगे। नहीं बेटा, यही तो खूबसूरती है टैक्स की। आप हर साल की इनकम पर टैक्स नहीं निकाल पाओगे, आपको केवल और केवल 24-25 की इनकम पर टैक्स निकालना सिखाया जाएगा, जो टैक्स 25-26 में निकाल के पे किया जाएगा। सर हम इससे पहले वाले ईयर की इनकम पर टैक्स नहीं निकाल पाएंगे, नहीं। इसके बाद वाले नहीं निकाल पाओगे। टैक्स हर साल चेंज हो जाता है, टैक्स के बहुत सारे प्रोविजंस चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे अभी अभी मैं बता रहा था, टैक्स का जो ये रेट होता है इसके अंदर ही चेंज किया गया। पिछले साल तक यहाँ पे 3 लाख रुपए लिखा हुआ था, इसको 4 लाख कर दिया गया। जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो पूरा स्लैब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। इतने सारे चेंजेस हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे देश को उन कुछ और ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ प्रोविजंस नए डालने होते हैं, कुछ पुराने प्रोविजंस खत्म करने पड़ते हैं, जरूरत खत्म हो गई। डिफरेंट सेक्टर के लोगों की डिफरेंट डिमांड्स होती है, उसके हिसाब से टैक्स में अमेंडमेंट किया जाता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं वो आदमी के बनाए हुए नहीं है, वो पहले से बने हुए थे। जैसे आपका फिजिक्स के अंदर ग्रेविटी होता है, गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, वो पहले से था। जब उसको न्यूटन ने पहली बार पता लगाया कि उससे पहले ग्रेविटी नहीं होती, तो उससे पहले भी होती थी, बस आदमी को पता नहीं था। आदमी को एक दिन पता चल गया कि अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको नाम ग्रेविटी दे दिया गया, थी तो पहले भी। तो फिजिक्स के जो रूल्स होते हैं, मैथ्स के रूल्स हैं, केमिस्ट्री के रूल्स हैं, ये आदमी बना नहीं रहा है, खोज रहा है। लेकिन इनकम टैक्स जैसे सब्जेक्ट होते हैं, कंपनी लॉ जैसे सब्जेक्ट होते हैं, ये आदमी बनाता है अपनी सहूलियत के लिए। अगर हम समाज में रहने का एक सिस्टम नहीं बनाएंगे तो समाज में अराजकता, एनार्की फैल जाएगी। समाज सिस्टमेटिक अपने तरीके से चलते रहे तो हर समाज में रहने वाला क्या करता है, कुछ रूल्स बना देता है और उन रूल्स को हर आदमी फॉलो करता है।
अगर तुम अपने रूल्स फॉलो करो, मैं अपने रूल्स फॉलो करूं, अब जैसे क्लास चलती रहे हमारी, मैंने रूल्स बना दिए। रूल्स मैंने क्या बना दिए, 6 बजे आप एंट्री दे दूंगा, 6:05 पे एंट्री बंद कर दूंगा, उसके बाद नहीं दूंगा। अगर मैं ये रूल नहीं बनाऊंगा तो मैं 6 बजे आ रहा हूं, एक बच्चा 6:10 पे आ रहा है, एक 6:18 पे आ रहा है, एक 7 बजे आ रहा है। अराजकता फैल रही है, सिस्टम बैच चल ही नहीं पा रहा है। फिर मैंने दूसरा रूल क्या बनाया कि पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा आधे पौन घंटे 1 घंटे, फिर सारे आपके डाउट्स लूंगा। अब सोचो, मैंने पढ़ाना शुरू किया, अंशुमान्य का डाउट है, फिर मैंने थोड़ा पढ़ाया, प्राचीन का डाउट है, फिर मैंने 2 मिनट और पढ़ाया, फिर सूरज साहब ने का डाउट है, क्लास आगे ही नहीं बढ़ेगी। तो किसी भी समाज को, किसी भी सोसाइटी को सिस्टमेटिक चलाने के लिए हमें कायदे कानून बनाने पड़ते हैं, और जिनको हर आदमी फॉलो करता है, मेजॉरिटी से बने होते हैं, जिससे कि हर आदमी उस रूल को फॉलो करता है। इसी तरीके से हमने क्या किया, हमने इनकम टैक्स के लॉ बनाया, कंपनीज एक्ट, ये बने हुए नहीं थे, ये आदमी ने बनाए। आदमी ने बनाए सहूलियत के लिए कि गरीब कम टैक्स पे करेगा, अमीर इतना करेगा, तो इस देश पे इतने हजार करोड़ पैसा टैक्स का आ जाएगा, उसको इस काम के लिए खर्च कर दिया जाएगा। तो ये जो आपके लिए बनाया गया, आदमी की बनाई चीज में हमेशा चेंजेज होते रहते हैं, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट खत्म होती रहती है। एक टेलर से आपने शर्ट सिलवाई, आप सोचोगे ये शर्ट सिलवाई हमेशा सेम रहेगी, ऐसा नहीं। आप बड़े होगे, वो शर्ट आपके लिए छोटी होती चली जाएगी, क्योंकि आपने बनाई है। आप बड़ाई होगी आपकी, आपका आप बड़े भी हो जाओगे तब भी शर्ट का साइज, कोई किसी का मोटापा बढ़ जाता है, कोई पतला हो जाता है, तब भी साइज चेंज हो जाता है। आदमी की बनाई हुई चीज में चेंजेस करने ही पड़ेंगे, जमाने के हिसाब से वो चीज चेंज होती चली जाएगी। अब मौसम के हिसाब से हम कपड़े चेंज करते रहते हैं, कम सर्दी में कम कपड़े, ज्यादा सर्दी में ज्यादा कपड़े, गर्मी में थोड़े और कम कपड़े। तो जो टैक्स है वो हमने बनाया है, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से टैक्स में हम क्या करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं। हालांकि वो काम हमने सरकार को सौंप दिया मेजोरिटी से, जिसके ज्यादा एमपी आ गए उसकी सरकार बन गई, मतलब हम लोगों ने चुन के सरकार से का कानून बना हुआ। सरकार हर साल क्या करती है, इनकम टैक्स में जो भी प्रोविजंस, जैसे कि लोग चोरी कर रहे हैं, सरकार को पता लगा, उसको रोकने के उपाय करेगी। सरकार को थोड़ा कम टैक्स चाहिए तो रेट कम कर देगी, सरकार को ज्यादा टैक्स चाहिए तो टैक्स रेट बढ़ा देगी। तो इनकम टैक्स एक्ट में हर साल चेंजेज होते रहते हैं। इसलिए मैं आपको जो टैक्स पढ़ाऊंगा वो 24-25 की इनकम पे टैक्स निकालना सिखाऊंगा, और जो इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था, वो अमेंडमेंट किया था फाइनेंस एक्ट 2024 नंबर 2 ने। इनकम टैक्स एक्ट में जो अमेंडमेंट करता है वो फाइनेंस एक्ट करता है। ये बात भी छोटी सी मैं आपको बता दूं, आपके लिए जरूरी होगी। कभी कंपनीज एक्ट में अगर अमेंडमेंट होगा, 2013 में अमेंडमेंट होगा, तो सरकार बिल लेके आएगी, उसको बोलेगी कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2024, और इसमें जो अमेंडमेंट लिखे होंगे वो इसके अंदर कर दिए जाएंगे। तो जब अरुण सर से, जैसे कि आप कंपनी लॉ पढ़ते हो या जहां भी आप लोग पढ़ते हो, तो सर बोलेंगे बेटा देखो ये अमेंडमेंट है, ये कंपनीज अमेंडमेंट 2024 ने किया था। कंपनीज एक्ट का नाम वो 2013 ही बोलेंगे, बट उसके अंदर जो अमेंडमेंट किया होगा तो बोलेंगे इसके लिए सरकार ने पार्लियामेंट में पास किया था कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2024। इसी तरीके से अगर आपके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया जाएगा, जागो ग्राहक जागो जो आता है टीवी में कंज्यूमर, उसके लिए पास करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट। बट इनकम टैक्स में अमेंडमेंट होगा तो इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट पास नहीं होगा, हम पास करेंगे फाइनेंस एक्ट। सर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर सरकार को इनकम टैक्स में अमेंडमेंट करना है, या सरकार को जीएसटी में अमेंडमेंट करना है, या सरकार को कस्टम्स में, कस्टम एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करना है, तो जितने भी फाइनेंस से संबंधित एक्ट होते हैं उसमें अमेंडमेंट करने के लिए एक कॉमन बिल आता है, कॉमन एक्ट आता है, इसका नाम फाइनेंस एक्ट होता है, जो बजट के साथ आता है। वरना हमें 3-3 अमेंडमेंट एक्ट निकालने पड़ेंगे, इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट अलग निकालना पड़ेगा, जीएसटी का अमेंडमेंट अलग से निकालना पड़ेगा, कस्टम अमेंडमेंट एक्ट अलग से निकालना पड़ेगा। तो जो 1 फरवरी को बजट आता है, उस बजट के साथ सरकार क्या करती है, एक निकालती है उसके अंदर फाइनेंस एक्ट, और फाइनेंस एक्ट के अंदर तीनों के अमेंडमेंट इकट्ठे दे देती है। इनकम टैक्स के अमेंडमेंट भी उसके अंदर होते हैं, जीएसटी के भी उसके अंदर होते हैं, और कस्टम्स के भी उसके अंदर होते हैं।
तो इनकम टैक्स में मैं बोलूंगा अमेंडमेंट है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट ने अमेंडमेंट किया था, मैं बोलूंगा फाइनेंस एक्ट ने अमेंडमेंट किया था। जब मैं आपको जीएसटी पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको बोलूंगा अमेंडमेंट, जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट ने नहीं किया था, फाइनेंस एक्ट ने किया था। जब कस्टम्स पढ़ाऊंगा तब भी मैं यही बोलूंगा बेटा ये अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट ने किया था। लेकिन कंपनीज एक्ट वाले सर पढ़ाएंगे तो वो बोलेंगे ये अमेंडमेंट कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ने किया था। अगर कोई और लॉ पढ़ाएंगे कोई भी टीचर तो उसी नाम से अमेंडमेंट एक्ट आएगा, बस बी ब्रैकेट में अमेंडमेंट लिखा होता है। बट इनकम टैक्स, जीएसटी के अंदर एक सीजीएसटी होता है, एक आईजीएसटी होता है, या कस्टम्स एक्ट, इन सबके लिए कॉमन एक्ट आ जाता है। इसलिए आगे से ये कंफ्यूज मत होना इनकम टैक्स का अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट क्यों कर रहा है। फाइनेंस एक्ट का केवल इतना काम होता है कि जो सरकार के फाइनेंस से संबंधित एक्ट होते हैं उनके अंदर अमेंडमेंट्स लेके आना। तो इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स में डाल दिए जाते हैं, कस्टम्स वाले कस्टम्स में डाल दिए जाते हैं, जीएसटी वाले जीएसटी में डाल दिए जाते हैं। तो सर अब ये नंबर 1 नंबर 2 क्या है? ये बड़ी प्यारी बात है, इसको आपको समझना चाहिए। 2024 में 1 फेब को बिल आया 2024 में, और इसका नाम था फाइनेंस एक्ट 2024 नंबर 1। सर नंबर 1 क्यों आया? क्योंकि इस साल इलेक्शंस होने वाले थे, और इलेक्शन के बाद सरकार को नया फाइनेंस एक्ट लाना था। सर नया क्यों लाना था? क्योंकि इलेक्शन में यह नहीं पता होता है कि जो सरकार बनेगी वो पुरानी वाली सरकार रिपीट करेगी या नई सरकार बनेगी। अभी मोदी की सरकार थी, लेकिन पॉसिबिलिटी तो रहती है ना, हो सकता है मोदी जी हार जाते और कांग्रेस की बन जाती। और सबकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं। कांग्रेस ने अलग वादे जनता से करे हैं, बीजेपी ने अलग वादे करे हैं, किसी और पार्टी ने अलग वादे करे हैं। किसी को किसी और मैटर पे पैसा खर्च करने की प्रायोरिटी होती है। मेरे पास 100 रुपए सूरज के पास हैं, बताओ कहां पे खर्च करेंगे? सर हो सकता है आप पिज्जा खा लो और सूरज हो सकता है अपने अपने लिए अपनी किताब खरीद ले, दोनों की प्रायोरिटी अलग अलग है। तो सरकार हमारा पैसा टैक्स का कितना कलेक्ट करेगी, कहां खर्च करेगी, इसके लिए सरकार फाइनेंस एक्ट के अमेंडमेंट लेके आती है। अब अमेंडमेंट तो कर देती बीजेपी की सरकार और आ जाती कांग्रेस की सरकार। तो कांग्रेस की सरकार को उस तरीके से पैसा खर्च करना पड़ता और कमाना पड़ता है इनकम टैक्स की फॉर्म में, जो वो चाहती नहीं है। उसके तो अपने अलग प्रोविजंस हैं, अलग पॉलिसीज हैं, तो उस तरीके से पैसा कमाना भी चाहती है, मतलब आपसे लेना चाहती है, और अपने ही कामों पे खर्च करेगी जो उसकी प्रायोरिटीज रही होंगी। इसलिए जब इलेक्शन होकर नई सरकार बनती है तो उसको मौका मिलता है, बचे हुए पीरियड के लिए आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि इनकम टैक्स कितना होना चाहिए और कहां कहां उसके लिए खर्च किया जाएगा। लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएंगे तब तक भी तो सरकार को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, और जब तक बजट नहीं आएगा तब तक सरकार के पास ये पावर नहीं होगी सरकार पैसे को खर्च करे। बजट सरकार को ये पावर देता है कि पैसे को खर्च करो। तो फिर सरकार क्या करती है, 1 फेब को, जिस साल इलेक्शन होते हैं केवल उसी साल ये काम होता है, पहले एक बिल पास कर देती है, एक बिल बाद में एक्ट बन जाता है पास होने के बाद, फाइनेंस एक्ट 2024 नंबर 1, और इसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं करती है। पिछले साल वाला ही एक्ट एज इट इज फाइनेंस एक्ट पास कर देती है। इनकम टैक्स में कोई भी अमेंडमेंट नहीं करेगी, जो चल रहा है वही चलने दो। वो कहते हैं नहीं हम कोई अमेंडमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता हम वापस आएंगे नहीं आएंगे। अगर हम वापस आ गए तो अमेंडमेंट कर देंगे, और दूसरी सरकार आएगी तो अपने हिसाब से वो अमेंडमेंट करेगी। लेकिन पास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश चलाने के लिए कानूनी रूप से आपको पास करना जरूरी है। पैसा खर्च करने की और पैसा कलेक्ट करने की आपको पावर मिलती है जिससे। फिर सरकार बन गई मोदी साहब की, तो 23 जुलाई 2024 को दूसरा फाइनेंस एक्ट पास हुआ, इसका नाम था फाइनेंस एक्ट 24 नंबर 2, और इसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, होलसेल में अमेंडमेंट किए गए। तो ये जो 24 में पास हुआ, ये कौन से प्रीवियस ईयर के लिए पास हुआ? 24-25 के लिए। मतलब कौन से असेसमेंट ईयर के लिए? 25-26 के लिए। इसलिए हमारे एग्जाम में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो फाइनेंस एक्ट कौन सा पढ़ाऊंगा? इसको बोलते हैं फाइनेंस एक्ट 2024 नंबर। हाँ बिल्कुल ठीक लिखा, नंबर 1 को बोलते हैं इंटरिम बजट, और फाइनल बजट बोलते हैं नंबर 2 के लिए। इंटरिम जो अभी फाइनल नहीं है, बस पास कर दिया गया है। तो अब यही आपको पढ़ना है ना। आप पुरानी इनकम को प्रोविजंस जानते हो, आगे क्या होने वाला ये भी आपको नहीं पता। तो इनकम टैक्स हर साल चेंज होता रहता है,
तो पहली क्लास में टीचर की ये जिम्मेदारी होती है, टीचर की ये ड्यूटी होती है, वो ये बताए बेटा मैं आपको कौन से ईयर के लिए पढ़ा रहा हूं। तो मैं आपको 25-26 में इनकम को निकालना सिखाऊंगा, 25-26 में टैक्स को निकालना सिखाऊंगा, और 25-26 में क्योंकि हम इनकम को असेस कर रहे हैं तो हमारे एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर 25-26 है। इसका मतलब हमारे लिए प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा, 24-25 हो जाएगा। हमारे लिए एप्लीकेबल होगा फाइनेंस एक्ट 2024 नंबर। तो बहुत देर से मैं लगातार बोल रहा हूं, करीब 1 घंटे से ज्यादा हो गया। किसी को कोई भी डाउट है, मैंने कहा था मैं डाउट डेफिनेटली लूंगा आप लोगों के, आप लोग बेझिझक पूछिए। बोलिए अभिमन्यु साहब, अंशु, प्राची, पुरुषोत्तम, सूरज, बोलिए बेटा किसी को क्या डाउट है। प्राची बोलिए बेटा, अभिमन्यु। क्लियर है सर। ठीक है बेटा, जितने भी डाउट्स आए लिखते रहना, मैं डाउट्स के जरूर जवाब दूंगा आपके लिए। आगे चलते हैं। सरकार कहती है कि इनकम जो आप अर्न करते हो उसको नाम देते हैं, मतलब हेडिंग देते हैं, उसको कहा जाता है हेड्स ऑफ इनकम। सरकार कहती है जो आप इनकम को अर्न करते हो, तो पहला हो गया इनकम अंडर द हेड सैलरीज। जिसको आप सैलरी कहते हो उसी को मैंने यहां पे सैलरी लिखा, क्योंकि एक वचन या बहुवचन वाली बात है। सैलरी के अंदर बहुत सारे अमाउंट होते हैं। सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी होती है, कमीशन होता है, बोनस होता है, अलाउंसेस होते हैं, पर्क्स। तो बेटर वर्ड होता है सैलरीज, क्योंकि बहुत सारे अमाउंट हैं उसके अंदर। एक होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर अपने घर को आप लेट आउट करते हो और आप रेंटल इनकम को अर्न कर रहे हो, तो उसको नाम दिया गया इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप किसी भी तरीके का बिजनेस या प्रोफेशन करते हो तो उसका नाम दिया गया प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। और शॉर्ट में इसको कहा जाता है पीजीबीपी, पीजीबीपी। आप किसी भी तरीके का बिजनेस, बिजनेस का मतलब होता है आप चीजों को खरीद के बेचते हो, ट्रेडिंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन जो टैलेंट बेस्ड होते हैं, स्किल्ड बेस्ड होती है, उनको कहा जाता है प्रोफेशन। आप किसी भी तरीके के बिजनेस या प्रोफेशन से पैसा कमाते हो, उसको कहा जाता है पीजीबीपी। और आखिरी सरकार ने लिखा एक तरीके से, इसको कहा जाता है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। कैपिटल का मतलब हो गया नॉन रिकरिंग इनकम। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स या इन्वेस्टमेंट। आपने अपना घर बेच दिया, गोल्ड बेच दिया, शेयर्स बेच दिए, ऊपर वाली तीनों इनकम रिकरिंग इनकम है, रेवेन्यू नेचर की है। आपको 11th-12th में बताया गया इनकम दो तरीके की होती है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू वो होती हैं जो रिकरिंग होती हैं, और जो कभी कभी होती हैं उनको कैपिटल। अब सैलरी इनकम आपकी हर मंथली होती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम रेंट मंथली मिलता है, बिजनेस की इनकम तो डेली बेसिस पे होती है। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं डेली बेसिस पे फीस पे करते हैं। बट आपने कभी घर बेच दिया जिंदगी में एक या दो बार, या कभी आपने शेयर्स के रेट बढ़ गए 3-4 साल के बाद आपने बेच दिए, या आपने गोल्ड में पैसा रखा रखा तब वो कभी रेट बढ़ गया, वो कैपिटल नेचर की है, इसलिए उसका नाम ही दे दिया गया इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। पहली बात तो ये बता दूं, इनकम को 4 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि सरकार को कंप्यूट करने का तरीका अलग अलग रखना था।
जब हम इस पर टैक्स निकालने के लिए कितनी इनकम को कमाया गया ये निकालते हैं, तो सैलरी निकालने का तरीका अलग होगा, हाउस प्रॉपर्टी का अलग होगा, पीजीबीपी का अलग होगा, कैपिटल गेन का अलग होगा। इसलिए सरकार ने यहां पे इनकम को अलग अलग कैटेगरीज कह लो या हेडिंग्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप कहीं भी जॉब करते हो, एम्प्लॉयमेंट के तरीके से काम करते हो, एम्प्लॉय के तरीके से काम कर रहे हो, तो आपकी नाम इनकम का नाम हो जाएगा इनकम अंडर द हेड सैलरीज। अगर आपने अपने घर को किराए पे दिया हुआ है तो उस इनकम का नाम हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। किसी भी तरीके का बिजनेस, किसी भी तरीके का, या टैलेंट बेस, सीएमए हो गए, सीए हो गए, लॉयर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उसको बोलेंगे इन प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। और इसके बाद मैंने कहा इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, जब आप कभी जरूरत पड़ती है अपने हर्ष को बेचते हो। वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन केवल 4 तरीके से इनकम को वन करती है। जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं, आप बताओ मुझे किस तरीके से आपकी फैमिली इनकम है। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, और जितने भी बच्चे इसमें वीडियो देखेंगे रिकॉर्ड होने के बाद, जो खरीदेंगे इस वीडियो के लिए, वो आप सोचें कि आपकी फैमिली इनकम क्या है, इन 4 में से किसी ही हेड में फॉल करेगी। और ज्यादातर या तो बोलेंगे हमारी सैलरी इनकम है, या बोलेंगे हमारी पीजीबीपी की इनकम है। 4 तरीके की इनकम। मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी बिजनेस की इनकम है। जिसके फादर भी जॉब करते हैं, मदर जॉब करती हैं, सैलरी इनकम है। सर हमारे फादर की शॉप है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो आपकी पीजीबीपी की इनकम हो गई। मैं डिटेल में चलूं उससे पहले मैं एक क्वेश्चन निपटाना चाहता हूं, सैलरी वर्सेस प्रोफेशन। मैं 2 चीजों पे ब्लॉग बनाता हूं। देखो, एक तो सैलरी पे मैंने ये ब्लॉग बनाया, और एक ब्लॉग मैंने कहां बनाया, प्रोफेशन पे, और नीचे लिखा भी सैलरी वर्सेस प्रोफेशन। इस तरीके से समझो, सीएमए बनने के बाद तुम कहीं जॉब करते हो या तुम अपनी प्रैक्टिस करते हो, तो क्या दोनों के हेडिंग में डिफरेंस हो जाएगा? या आप डॉक्टर बनने के बाद किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हो या अपना क्लिनिक खोल लेते हो, तो क्या नेचर ऑफ इनकम डिफरेंट हो जाएगी? या इस तरीके से समझो कि आप टीचर बनने के बाद किसी कॉलेज में जॉब करते हो या अपना कोचिंग सेंटर खोल लेते हो, टीचिंग दोनों जगह कर रहे हो, लेकिन दोनों के हेड में क्या डिफरेंस हो जाएगा? हाँ सर। जब सीएमए करने के बाद हम सर जॉब करेंगे तो उसको बोला जाएगा सैलरी इनकम, लेकिन अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो टैलेंट बेस्ड हो गया, स्किल्ड बेस्ड हो गया, एक स्पेसिफिक डिग्री की रिक्वायरमेंट है, उसको बोलेंगे प्रोफेशन। अगर आप एमबीबीएस करने के बाद किसी हॉस्पिटल में जॉब करोगे तो बोलेंगे सैलरी इनकम, और अपना क्लिनिक खोलोगे तो उसको बोलेंगे प्रोफेशनल इनकम। अगर आप टीचर बनने के बाद किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर जॉब करोगे तो बोलेंगे सैलरी इनकम, लेकिन अपना कोचिंग सेंटर खोल लोगे, जैसे मैंने ओपन किया एसबीटीसी, उसको बोलेंगे प्रोफेशन। तो कैसे डिसाइड करें? इलाज तो दोनों का कर रहे हैं डॉक्टर, दोनों सीएमए कॉस्ट ऑडिट ही कर रहे हैं, दोनों टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो कैसे डिसाइड करेंगे सैलरी इनकम या प्रोफेशन इनकम है? तो सरकार कहती है अगर रिलेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है। अगर रिलेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है तो आप ये समझ जाओ कि आपकी सैलरी इनकम है, आप एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हो। लेकिन बच्चे पूछते हैं सर ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो हो जाता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, मैं थोड़ा डीप में चलूंगा आप लोगों के साथ। ऑफ का मतलब होता है किसी के अंडर में काम करना, और फॉर का मतलब होता है किसी के लिए काम करना लेकिन मन मर्जी से काम करना। आप किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हो, अपनी मन मर्जी से काम कर रहे हो। सैलरी में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस को समझाने के लिए हमेशा 3 बातें बोली जाती हैं। व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन। बस, अगर आपको यह बताया जाता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो। आप किसी के लिए काम कर रहे हो, किसी के अंडर में काम कर रहे हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। इसका मतलब ही हो गया जो आपका रिलेशन है वो एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशन है। आप स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहे हो,
आप किसी के डायरेक्शंस को मानने के लिए बाध्य हो रहे हो, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। जो सर्विस आप दे रहे हो वो उसके अंडर में रह के उस आदमी को दे रहे हो, इसको कहा जाता है एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशन, और पैसा सैलरी बन जाएगा। लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ, हम आपको सर्विस देंगे, देंगे किस तरीके से हमें ये मत सिखाना, हम खुद डिसाइड करेंगे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस हुआ, वहां पे आप किसी के अंडर में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, आप डिसाइड करोगे। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल इनकम। आप सीएमए बनने के बाद किसी कंपनी में जाते हो और 9 से 5 की जॉब करते हो, आपको लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं, तो तीनों बातें बताई जाएंगी कब करना है। 9 से 5, 9:15 पे पहुंचोगे तो हाफ डे लग जाएगा, आधे दिन की सैलरी चली जाएगी। क्या करना है, बॉस बताएगा क्या करना है, कैसे करना है ये भी बताया कैसे करना है, और वो बात आपको माननी भी पड़ेगी। बट अपना ऑफिस खोलते हो आप अपनी मन मर्जी के वाले को, कब खोलना है तुम डिसाइड करो। आज ठंड ज्यादा है, 10 बजे ऑफिस जाएंगे, तुम 11 बजे जाओ, 12 बजे जाओ। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से इतना है कि हमें 10 दिन या 20 दिन में ऑडिट करके पूरा दे देना, हम कैसे करेंगे ये हमारी मर्जी, हम ऑफिस खोले नहीं खोले इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि हमारा कॉस्ट ऑडिट पूरा कर दो, रिपोर्ट तैयार कर दो, वो हम आपको करके दे देंगे विद इन टाइम लिमिट। कैसे करेंगे हमारी मर्जी है, कैसे करना है हम डिसाइड करेंगे, कब करना है हम डिसाइड करेंगे। आप हमें सिखाओगे नहीं, आपका काम हम करके देंगे। कोई आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है, सर्विसेज देने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन टर्म्स कंडीशंस आप डिसाइड करोगे, म्यूचुअली मिलकर डिसाइड किए जाएंगे, वो आपको नहीं सिखाएगा, इसको प्रोफेशन बोला जाएगा। अगर आप टीचर बनने के बाद किसी कॉलेज में जॉब करते हो तो आपको सिखाया जाएगा, कब आपको टाइम टेबल दिया जाएगा, क्या पढ़ाना है बताया जाएगा, सब कुछ आपको टर्म्स कंडीशंस वही फॉलो करने पड़ेंगे। वो आपको, अब कॉलेज में एडमिशन 2 बच्चों का हो तब भी लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, 10 बच्चों के एडमिशन हो तब भी लाख रुपए मिल जाएंगे, 100 बच्चे हो तब भी लाख रुपए मिल जाएंगे। वो कॉलेज कह रहा है कि हम तो आपको लाख रुपए पर मंथ देंगे, बट हमारी बात आपको माननी पड़ेगी। जो हम कहेंगे, आप लेट आओगे तो हम आपका हाफ डे लगा देंगे। आपको इंटरनल तक इतना सिलेबस करवाना ही पड़ेगा। आप पहले ये चैप्टर पढ़ाओगे, फिर ये चैप्टर पढ़ाओगे, फिर ये चैप्टर पढ़ाओगे, फिर हाफ ईयरली एग्जाम्स वगैरह लोगे। बट मैंने अपनी कोचिंग खोल दी, सौरभ बंसल टैक्स क्लासेस। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैं सुबह 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक फाइल का बैच पढ़ा रहा हूँ। बच्चे ट्रेनिंग पे जाते हैं 9 बजे। अब मुझे पैसा कमाना है, अपनी मर्जी का मालिक। सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, फिर उसके बाद 9 बजे दोबारा सो जाऊंगा, मुझे क्या फर्क है। मुझे 9 बजे ऑफिस थोड़ी नहीं पहुंचना है। बच्चों से मेरा क्या कॉन्ट्रैक्ट है, बच्चों मैं तुम्हारा सिलेबस 5.5 महीने में पूरा करवाऊंगा, फाइनल की बात कर रहा हूं। अच्छे तरीके से पूरा करवाऊंगा, तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन मुझे ये मत सिखाओ कितने बजे, मैं ये टाइम है, अगर तुम्हें सूट करता है तो मुझसे पढ़ो। जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं सुबह 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक मुझसे पढ़ते हैं। पिछले, अभी इससे पहले दिसंबर के लिए तो मैंने रैंकर्स में जाके पढ़ता था सुबह 6:30 से 9 बजे तक, 7 से 9 बजे तक। अब सर्दियां आ गई, अब मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, अब जूम पे पढ़ाऊंगा मैं। तो सुबह 6:30 से 9 में सुबह 5:30 5 बजे उठ जाता हूँ। फिर भैया नहाना वगैरह, तैयार, क्लास की तैयारी करनी पड़ती है, क्लास की रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, इजी थोड़ी नहीं होता है। अब इस समय सामने एक कैमरा रखा हुआ है, उस कैमरे में कार्ड लगाना, उस कार्ड को फॉर्मेट करना, उसकी रिकॉर्डिंग ऑन करना, फिर इस स्क्रीन पर जो लिख रहा हूँ उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, फिर इसको मिला के एक एडिटर की एडिटिंग करवानी पड़ेगी। तो मेहनत होती है हर काम के अंदर, और कोई भी एक बटन में दबाने से रह गया। हर सेशन में क्या होता है कि कैमरा ऑन करना ही भूल गया, स्क्रीन तो दिखाई दे रही है लेकिन ऑन करना भूल गया। ऑन से मतलब रिकॉर्डिंग वाला बटन दबाना भूल गया। अब यार एंड में इतनी कोफ्त होती है यार, क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई। अब जिन बच्चों ने रिकॉर्डिंग खरीदी हुई है उसको वो क्लास अलग से रिकॉर्ड करके दो, और अकेले में रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा बोरियत होती है। इस समय कम से कम मेरे पास आप लोग सामने बैठे हो, भले ही आपकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही है, बट दिल के अंदर ये एहसास तो है कि मेरी बात प्राची सुन रही है, आकृति सुन रही है, अनमोल सुन रहे हैं, अभिमन्यु सुन रहे हैं, पुरुषोत्तम सुन रहे हैं, सूरज सुन रहे हैं। ये मेरे सामने, मेरे दिमाग में वो तो चल रहा है। अब मुझे पता है कोई सुनने वाले नहीं है, मैं बेफालतू में बोले चले जा रहा हूँ। तो सही है, दोबारा सो जाऊंगा मैं, तो 5 बजे पढ़ा लूंगा, मुझे पैसे मिले, प्रोफेशन है मेरा। तो मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है, मन मर्जी से काम करूंगा, बस म्यूचुअली डिसाइड कर लो कैसे करना है, क्या करना है, आपका काम मैं पूरा कर दूंगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस हो गया। वहां पे आप मुझे टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते हो, उसको बोलेंगे प्रोफेशनल इनकम। अब एक डॉक्टर है, हॉस्पिटल में अगर जॉब करता है तो पूरा हॉस्पिटल बताएगा भाई इतने से इतने बजे तक आना पड़ेगा, इमरजेंसी में भी आना पड़ेगा। एक अपना क्लिनिक खोल के डॉक्टर बैठा हुआ है, देखते हो डॉक्टर क्लिनिक पे लिखा होता है मॉर्निंग 9 से 11, मॉर्निंग मिलने का समय 9 से 11 और शाम को 7 से 9। अब इसी टाइम आपको जाना पड़ेगा, और वो भी 9 बजे नहीं आएगा, 9:30 बजे आएगा, आधे घंटे आप वेट भी करोगे, उसी डॉक्टर साहब को इलाज करवाना है, उसके हाथ में टैलेंट है,
उसकी दवाई आपको लगती है, आप 9 के आप 10:30 तक भी वेट करोगे अगर वो लेट आएगा तो। अपनी मर्जी से काम कर रहा है। अब जो पैसा कमा रहा है वो किसी के अंडर में रह के नहीं कमा रहा है। अब उसकी इनकम का नाम हो जाएगा प्रोफेशनल इनकम, सैलरी की इनकम नहीं मानी जाएगी। एक जोक था, एक डॉक्टर के उस पे लिखा हुआ था सुबह 9 से 11, 7 से 9 शाम को। अब उसका एक पेशेंट था, उसको दोपहर के 1 बजे कुत्ते ने काट लिया। उसने डॉक्टर को फोन किया, सर मुझे कुत्ते ने काट लिया है। बोले तुम क्या अनपढ़ हो, पढ़े लिखे नहीं हो? तुमने मेरे बोर्ड पर टाइम नहीं लिखा हुआ देखा? मिलने का टाइम सुबह 9 से 11, शाम को 7 से 9। तो सर मैं तो पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मेरा कुत्ता पढ़ा लिखा नहीं था जिसने काटा था। उसको नहीं पता था कि आप कितने बजे बैठते हो, वरना बेचारा वो भी टाइम देख के ही काटता। चलो पेशेंट को कम से कम डॉक्टर तो मिल जाएगा, किसी भी समय काट लेगा वो तो। अब डॉक्टर तो यही कहेगा भाई कुत्ते ने काटा हो, किसी ने किया, और मैं तो शाम को 7 से 9 ही आऊंगा, उसी से मुझे दिखाना। और कई ऐसे होते हैं जिस डॉक्टर में भरोसा होता है, पूरे दिन बुखार में रहते हैं, डोलो खा लेते हैं, इलाज नहीं करवाते। इलाज उसी से करवाएंगे जो डॉक्टर उनका फेवरेट होगा। हर किसी से जाके इलाज नहीं करवाते हैं वो। तो आज के बाद जब भी कोई आपसे पूछे बेटा बताओ कि मेरी सैलरी इनकम है या प्रोफेशनल इनकम है, तो बस उससे एक ही बात पूछना कि आप जहां से पैसा कमा रहे हो, जो आपको पैसा दे रहा है, वह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो सैलरी इनकम, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है तो प्रोफेशनल इनकम। अगर वो बोला कि मुझे डिफरेंस समझ में आता ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के बीच में, तो आप उससे बोलना कि आप किसी के लिए काम करते हो क्या? आपको 3 बातें बताई जाती हैं, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, या आप अपनी मर्जी के हिसाब से चलते हो, बस काम करके देते हो? मैं तो काम करता हूं भैया, 9 से 5 पहुंचना पड़ता है, वरना बॉस मुझे डांटता है, और जो काम मुझे दिया था वो काम मैं करता हूं। उसको कहेंगे हम एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशन और सैलरी इनकम बन जाएगी। कोई कहता है अपनी मर्जी से काम करता हूं, बस ये होता है कि काम टाइम से ढंग से करके दे दो, करता अपने हिसाब से हूं, दैट इज द प्रोफेशनल इनकम। जब इतना मैं बच्चों को पढ़ा लेता हूं तो मैं कहता हूं बेटा चलो एक चीज और डिस्कस करते हैं। बच्चे कहते हैं सर अब क्या डिस्कस करोगे? तो मैं कहता हूं देखो मैं दूसरा ब्लॉग बना रहा हूं, बिजनेस और कैपिटल गेन्स। तो यहां पे मैं लिखता हूं बिजनेस वर्सेस कैपिटल गेन। अब सर इसके अंदर क्या है? मेरे पास गोल्ड है, मैं टीचर हूं, मैंने गोल्ड खरीदा हुआ था, मैं गोल्ड बेचता हूं। एक ज्वेलरी शॉप वाला है, वो भी गोल्ड बेचता है। कि हम दोनों के हेड में कोई डिफरेंस है? हेड का मतलब इनकम के नाम में हेडिंग, हेड्स ऑफ इनकम बोलते हैं। इनकम का नाम क्या है, इनकम का हेडिंग क्या है? मैंने शेयर्स बेचे, या कोई ट्रेडर है वो सिक्योरिटीज में ट्रेड करना ही उसका मेन काम है, वो शेयर्स को बेचता है। कि हम दोनों के हेडिंग में कोई डिफरेंस है? मेरे पास घर है, मैं घर को बेचता हूं, एक बिल्डर मकान बना के घर को बेचता है। कि हम दोनों में कोई डिफरेंस है? बच्चे कहते हैं हाँ सर साफ साफ है। आप गोल्ड बेचते हो तो आपकी कैपिटल गेन की इनकम होगी, और ज्वेलरी शॉप वाला बेचेगा तो बिजनेस इनकम होगी। आप शेयर्स को बेचोगे, आपका इन्वेस्टमेंट था, कैपिटल गेन की इनकम होगी, और जो सिक्योरिटीज में डील करता है वो बेचेगा, उसकी बिजनेस की इनकम होगी। अगर मैं अपने घर को बेचता हूं तो मेरी कैपिटल गेन की इनकम होगी, और जो बिल्डर है उसने अगर मकान बना के बेचे हुए, उसकी कैपिटल, उसकी बिजनेस की इनकम होगी। तो कैसे डिसाइड करोगे? बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा। बिजनेस के अंदर हमेशा वो चीज स्टॉक इन ट्रेड होगी, और कैपिटल गेन में वो चीज इन्वेस्टमेंट या एसेट होगी। मैंने लिखा ही है इन्वेस्टमेंट और एसेट। बस रिकरिंग नॉन रिकरिंग वाली बात तो एक, स्टॉक इन ट्रेड हमेशा रिकरिंग होता है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स नॉन रिकरिंग होते हैं। मेरे पास घर, मेरा इन्वेस्टमेंट है। आदमी जब भी घर खरीदता है, खरीदता रहने के लिए है, लेकिन मन में हमेशा क्या रहता है? कभी हो जाएगा 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, तो कभी बुरे टाइम में काम में भी आ सकता है। बेचने के लिए नहीं खरीदा, बट इन्वेस्टमेंट तो है ना। गोल्ड में खरीदता हूं क्यों? कि कभी अगर जरूरत पड़ गई, अभी मैंने चल रहा है 50,000 रुपए तोला या 80,000 रुपए, रेट बढ़ जाएंगे, 1 लाख 2 लाख हो जाएगा, तब बेच दूंगा। लेकिन ज्वेलरी शॉप वाला गोल्ड खरीदता है, थोड़े से पैसे बढ़ते हैं, उससे बनाता है अपने ऑर्नामेंट्स, बना के बेच देता है। जो बिल्डर है वो घर बनाता है 50 लाख का घर बिना, तो वो ये वेट नहीं करेगा 1 करोड़ का हो जाएगा तो बैठूंगा, 10-10 लाख रुपए सब उस पर कमाए उसने घरों पे, उनको बना के बेच दिया। उसके लिए बिजनेस है, स्टॉक इन ट्रेड है उसके लिए, तो वो वाली चीज। हम शेयर्स खरीदते हैं तो इस पर्पज से खरीदते हैं, शेयर्स खरीद कर रख लेंगे। रिलायंस का 1,000 रुपए का शेयर है, 1,500 का हो जाएगा 1-2 साल में, 2,000 रुपए का, तब बेच देंगे। जो शेयर्स में ट्रेडिंग करता है वो कैसे करता है? खरीदे, देखा 2 घंटे के बाद 10 रुपए मिल रहे हैं, 2 रुपए ही मिल रहे हैं, 2 रुपए पे बेच दी। 10,000 शेयर खरीदे, 2 रुपए मिल रहे हैं, उसके तो 20,000 रुपए हो गए इमीडिएटली।
तो अगर कोई आज के बाद आपसे पूछे मैंने बेचा गोल्ड बेचा किस हेड की इनकम है, तो एक ही बात पूछना कि स्टॉक इन ट्रेड है या कैपिटल एसेट। अगर पूछे इसमें क्या डिफरेंस है, घर के लॉकर में रखा है या दुकान में रखा है, दुकान में बेचने के लिए रखा हुआ है स्टॉक इन ट्रेड है, घर में संभाल के रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट है। तो मेनली इनकम के चार नाम दिए, इनकम अंडर द हेड सैलरीज, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। लेकिन अगर इन्हीं चार को सरकार इनकम माने और कोई आदमी अगर कोई इनकम को अर्न करता है और वो इनकम ना तो सैलरी इनकम है, ना हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ना पीजीबीपी की इनकम, ना कैपिटल गेन की इनकम, किसी चार में जाती ही नहीं है वो इनकम, तो वो सरकार आती थी, निर्मला सीतारमन जी आती है, भाई साहब आप इनकम को कमा रहे हो टैक्स पे करो। वो कहेगा देखो मैडम मैं कमा रहा हूं, पैसा मेरे पास है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, लेकिन वो इनकम नहीं है। बोले इनकम क्यों नहीं है, तो बोले मैंने इनकम टैक्स में देखा है सैलरी, मेरी तो सैलरी इनकम वाली नेचर ही नहीं है, मेरी तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी नहीं है, मेरी तो पीजीबीपी की इनकम भी नहीं है, मेरी तो कैपिटल गेन की इनकम भी नहीं है। और अगर कोर्ट में केस किया वो जीत जाएगा। इनकम टैक्स निर्मला सीतारमन जी से ये बोलेगा, सरकार से ये बोलेगा तुमने एक्ट में खुद लिखा हुआ है कि इनकम केवल चार तरीके की होती है, तो जो और कमा रहा है वो कमा तो रहा है लेकिन वो इनकम की डेफिनेशन में आ ही नहीं रहा है, वो इन चार हेड्स के अंदर जा ही नहीं रहा है, कौन सी इनकम माने उसके लिए। तो सरकार क्या करती है, एक पांचवा हेड उस नाम से भी बना देगी फ्यूचर में उसको कवर करने के लिए, तो कोई आदमी फिर छठी इनकम को भी कमा सकता है जो ऊपर लिखे पांच हेड में नहीं जाएगी। तो अगर आप इनकम को इस तरीके से लिखते रहोगे तो इस बात की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी कुछ इनकम छूट गई, भले ही रेयर होती हैं, बहुत कम होती हैं, लेकिन वो इनकम के हेड्स के अंदर कवर ही नहीं हो पाई। और मैं हमेशा कहता हूं जिस कहानी को शुरू किया जाए उस कहानी को खत्म जरूर करना चाहिए। खत्म कर दो, अगर खुला रखोगे तो हमेशा वो लौट लौट के आपको तकलीफ देती है। कई बार आप बात कर रहे हो तो किसी डिसीजन पे, चलो अब बाद में देखेंगे या खत्म करो बात, बाद में देखेंगे, फिर बाद में ना आप बात करते हो ना सामने वाला बात करता है और बात और बढ़ती चली जाती है। दो लोगों में डिस्प्यूट होता है, एक दिन सुलझाने के लिए बैठते हैं, फिर बात खत्म करके उठ जाते हैं, चलो बाद में देखेंगे। वो डिस्प्यूट कभी सुलझ ही नहीं पाता है। एक बार बात करने के लिए दोनों लोग बैठे हो तो बात खत्म करके उठो यार। सरकार ने भी कहा खत्म करते हैं, ओपन नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए सारी इनकम को लिख के ही हटना है। और इनकम ने आखिरी नाम लिखा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सरकार ने कहा हम पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ना चाहते हैं और आखिरी हेड का नाम लिखा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और बताया इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा, इनकम विच डज नॉट फॉल अंडर अबव फोर हेड, जो ऊपर लिखे चार हेड्स में नहीं जाएगी, अब उसको भी नाम दिया गया, उसका नाम ऑटोमेटिकली मान लेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऊपर लिखी चार इनकम की अपनी खासियत है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशन होगा सैलरी, रेंटल इनकम है हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है पीजीबीपी, एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स को बेचोगे कैपिटल गेन, बट अदर सोर्सेज की अपनी मालूम में क्या पहचान है जो चार हेड्स के अंदर नहीं जाएगी। हम कोई भी इनकम होगी तो सैलरी के पास पहले जाएंगे, क्या आप हमें एक्सेप्ट करोगे, सैलरी कहते नहीं तुम्हारे लिए दरवाजे बंद है। हाउस प्रॉपर्टी के पास जाएंगे, वो कहेगी तुम्हारे लिए दरवाजे बंद है। पीजीबीपी ने अपने दरवाजे देख के बंद कर लिए, कैपिटल गेन ने बंद कर लिए। चार दरवाजे बंद हो गए तो पांचवा दरवाजा आपको खुला मिलेगा ही मिलेगा, उसका नाम होगा, दरवाजे पे लिखा होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर इनकम है तो वो किसी ना किसी हेड में जाएगी, या तो डिफाइंड में, अदरवाइज जो डिफाइंड नहीं है वो भी डिफाइंड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका मैं तुम्हें एक समझाता हूं, उसका कंक्लूजन क्या निकल के आया। अंशुमान साहब को एक खास सलाह दे रहा हूं, अगर कभी भी जिंदगी में चार बार आपको ना सुनने को मिल जाए, चार बार ना सुनने को मिल जाए, नो, फिर दोबारा दूसरी जगह नो, चार जगह नो सुनने को मिल जाए तो हिम्मत मत हार जाना, पांचवी जगह बहुत चांसेस है आपको यह सुनने को मिलेगा। क्योंकि जिसके लिए चार दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए पांचवा दरवाजा खुल जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो पुरुषोत्तम समझाना अंशुमान के लिए, चार बार ना सुनने को मिल जाए तो हताश नहीं होना है, पांचवी बार जरूर ट्राई करना है, और पॉसिबिलिटी है पांचवी बार आपको हाँ सुनने के लिए मिलेगा। हर बात खुल के नहीं समझाई जाती है, इशारा इशारा में समझो मैं कहना क्या चाहता हूं। तो मैं कई बार बच्चों से पूछता हूँ बेटा बताओ अदर सोर्सेज के एग्जाम्पल्स, तो बच्चों के दिमाग में वही स्मगलिंग वगैरह आ रहा होता है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अदर सोर्सेज की अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिखूं, क्योंकि बीच में मैंने इतना पढ़ा दिया इसलिए दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूं अदर सोर्सेज। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स,
अब आपको बैंक डिपॉजिट्स, बैंक में आपकी एफडी थी या सेविंग अकाउंट है, उस पे आपको इंटरेस्ट मिला, तो बताओ सैलरी इनकम है? नो। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है? नो। सर स्मगलिंग वगैरह पे करूंगा बात, चिंता मत करो, अभी तो आज पहली क्लास है बेटा, बहुत लंबा सफर है हमारा, पूरा सिलेबस करवाऊंगा, सब चीजें डिस्कस करूंगा मैं आपको। और यहाँ पे तो मेरे पास ये भी नहीं है कि अब अकाउंटेंसी की क्लास शुरू होनी है, सब जल्दी खत्म कर दो, 2 घंटे या डेली लगा लो, जब मन किया तब लगा लो, अब तो हमारा आपका रिलेशन शुरू हो गया है, पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस खत्म करूंगा एंड तक। लेकिन अभी अच्छी इनकम की बात कर लेते हैं। अगर आपका बैंक में इंटरेस्ट आप कमा रहे हो, एफडी वगैरह पे, सैलरी इनकम है? नो। घर का रेंट है? नो। बिजनेस प्रोफेशनल इनकम है? नो। कैपिटल गेन की इनकम है? नो। जो 4 जगह से नो, 5वीं जगह यस, तो क्या नाम हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। डिविडेंड ऑन शेयर्स। डिविडेंड ऑन शेयर्स, अगर आपके पास शेयर बेचने से इनकम होगी, वो कैपिटल गेन या पीजीबीपी की होगी। अगर स्टॉक इन ट्रेड के तरीके से है तो पीजीबीपी, और अगर इन्वेस्टमेंट है तो कैपिटल गेन। लेकिन मैं बात कर रहा हूं डिविडेंड की, कंपनी को प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने प्रॉफिट में से हिस्सा शेयर होल्डर्स को दिया। क्या सैलरी इनकम है? नो। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है? नो। बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है? नो। कैपिटल गेन की इनकम है? नो। तो क्या नाम हो गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसके अंदर एक इनकम बहुत शानदार और भी आती है, जिसको कहा जाता है फैमिली पेंशन। पेंशन वर्सेस फैमिली पेंशन। यहां नहीं लिखते हैं, यहां लिखते हैं लेफ्ट में, पेंशन वर्सेस फैमिली पेंशन। पेंशन, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलती है, तो उसको कहा जाता है पेंशन, और सैलरी हेड के अंदर जाती है, क्योंकि मिली तो वो एम्प्लॉयमेंट के रीजन में थी, टर्म्स कंडीशंस में लिखा हुआ था, बॉस ने एक फंड बनाया था पेंशन फंड के नाम से, और रिटायरमेंट के बाद उसमें से आपको पेंशन मिल रही है, तो पेंशन बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। भले ही रिटायरमेंट के बाद मिल रही है, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स कंडीशंस की एक कंडीशन थी, एक टर्म्स था। इसलिए एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशन जब भी होता है, उसकी वजह से जो पेमेंट मिलता है वो सैलरी हेड में जाता है। बट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, उसकी विडो को पेंशन मिल रही है, या किसी अगर लेडी जॉब करती है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके हस्बैंड विडोवर को अगर पेंशन मिल रही है, तो अगर एम्प्लॉय की डेथ के बाद फैमिली मेंबर को पेंशन मिल रही है, तो कहते हैं फैमिली पेंशन, और उनके हाथ में इनकम मानी जाएगी अदर सोर्सेस। सर क्यों? बिकॉज शी वॉज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। उसका हस्बैंड कंपनी का एम्प्लॉय था, लेकिन वो एम्प्लॉय नहीं थी। एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशन हस्बैंड का था, हस्बैंड जिंदा था, उसको सैलरी मिलेगी तो सैलरी हेड में जाएगी। बस अगर उसकी डेथ होने के बाद उसकी वाइफ को पेंशन मिल रही है, तो फिर शी वाज नॉट द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय तो सैलरी हेड में कैसे ले जाओगे? तो अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाएगी। इसके बाद आपकी चौथी इनकम आती है कैजुअल इनकम। बेसिकली जो इनकम आपके नसीब पे ज्यादा डिपेंड करती हैं, जैसे कि आपकी लॉटरी इनकम को कैजुअल इनकम कहा जाता है, जैसे गैम्बलिंग के लिए कहा जाता है, जैसे क्रॉस वर्ल्ड पजल्स, न्यूज़पेपर में देखा होगा, क्रॉस वर्ल्ड पजल्स आती हैं, वर्ग पहली हिंदी में कहते हैं, उनको फिल करना पड़ता है क्रॉस वर्ड्स, और फिर अगर आपका आपने सही तरीके से भर के अपना भेज दिया, फिर वहां पे जितनी भी सही एंट्री होती है उसमें से लकी ड्रॉ निकाला गया, तुम्हारा ये नाम निकल के आ गया। तंबोला वगैरह टाइप इसी टाइप के होते हैं। इसी तरीके से आपके लिए रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, आप किसी रेस कोर्स में जाते हो और रेस कोर्स में आप पैसा लगाते हो किसी पर्टिकुलर हॉर्स पे, एक का 6 दाम चल रहा है, आपने 1 लाख रुपए लगा दिए, वो जीत गया तो आपको 6 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब जीतेगा जीतेगा तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये तो हॉर्स और हॉर्स को जो चलाने वाला जॉकी होता है उस पर डिपेंड करता है, तुम्हारे नसीब पे है बेसिकली, मोर और लेस। अब मैं तुम्हें कमा रहा हूं, तो अगर पढ़ोगे तो पैसा मैं कमाऊंगा ही कमाऊंगा, ये नसीब पे कहां है। तुमने ज्वाइन नहीं किया वो अदर बात है, ज्वाइन करोगे तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, दुकान खोलोगे कस्टमर आएगा पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लॉटरी का टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा गॉड नोज।
इसी तरीके से यहाँ पे आपके लिए जितने भी गेम शोज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे गेम शोज होते हैं, जैसे कि केबीसी हो गया, या कौन बनेगा करोड़पति, या इंडियन आइडल आ रहा है, या डांसिंग सुपरस्टार आ रहा है, इन सबको एक ही नाम से पुकारते हैं, जिसको कैजुअल इनकम कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हैं द सोर्सेस के, लेकिन क्योंकि पहली क्लास है, आज बेसिक पढ़ाने का मन था, बस ये बताना चाह रहा था इनकम को अर्न करने के 5 हेड्स होते हैं। तो ये आपका डीटी का सिलेबस भी है। अगर आप ये 5 इनकम को निकालना सीख जाते हो कि कितनी सैलरी पे टैक्स पे करेंगे, कितना रेंट पे टैक्स पे करेंगे, कितने प्रॉफिट पे, कितने कैपिटल गेन पे, कितने अदर सोर्सेज पे, अगर ये 5, तो ये आपका एक तरीके से सिलेबस हो गया। फिर हम टैक्स निकालना सीखेंगे। टैक्स निकालना मेन काम इनकम को निकालना है, टैक्स निकालना तो बहुत इजी है। और रेट स्लैब दे रखा होता है, अगर जो तो इनकम है उस पर टैक्स का रेट लगाओ, टैक्स निकल के आ जाता है। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स निकालना बहुत इजी है, इनकम निकालना डिफिकल्ट होता है। अब एक बिजनेसमैन आपसे कहता है मेरी पीजीबीपी की इनकम निकाल दो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सोचो, इतनी सारी इनकम, सारे खर्चे, तो वो इसके बाद आपकी इनकम निकल के आएगी। तो सर अगर बुक में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम है, एग्जम्पशंस हैं, डिडक्शंस 80C टू 80U है, क्लेमिंग ऑफ इनकम है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड है, टीडीएस है, एडवांस टैक्स है, टीसीएस है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, वो सब इसके पेरीफेरल पे हैं, इसी के लिए हेल्प करेंगे। है मेन 4 सब्जेक्ट, इनकम को निकालना ही तो मोटो है, वही तो एम है। और इनकम को निकालना सीख जाओगे तो फिर टैक्स निकालना सीखेंगे। लेकिन इस इनकम को निकालने के लिए 4 और सब्जेक्ट और चैप्टर की हेल्प लेंगे, बट पर्पस तो इन्हीं 5 इनकम को निकालना होगा ना। समझने की कोशिश करो आप। अब जैसे कि आपने कहा आज आलू गोभी की सब्जी बनाएंगे, अब आपने क्या किया, जीरा भी ला कर रख लिया, हल्दी भी ला कर रख ली, गरम मसाला भी रख लिया, गैस भी आपने जला ली। अब ना गोभी है ना आलू है आपके लिए, मसाले सारे रखे तो बना के दिखा दो आलू गोभी। लेकिन अगर आपके पास आलू गोभी है और एक आध मसाला नहीं भी है, तब भी आलू गोभी बन जाएगा। हल्दी नहीं है, चलो बिना हल्दी कलर अच्छा नहीं आएगा, बना तो लोगे। लाल मिर्च नहीं है तो कम तीखा खा लेंगे। तो आलू गोभी मेन इंग्रेडिएंट्स हो गई, वो कोर पे हैं, और बाकी चीजें पेरीफेरल हैं। वो उसको और सजाने के लिए, संवारने के लिए, टेस्ट निखारने के लिए वो हेल्प करेंगी। तो बाकी जो और चैप्टर्स होते हैं वो इनकम को निकालने में हेल्प करेंगे, लेकिन बेसिकली जो आपको सिलेबस का कोर पे 5 टॉपिक हैं, वो ये 5 हैं। इनकम अंडर द हेड सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। तो सर क्या एक आदमी की एक से ज्यादा हेड से इनकम हो सकती है? हाँ, मेरी है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी पीजीबीपी की इनकम है, प्रोफेशन की इनकम। मैं शेयर्स में भी पैसा लगाता हूं तो मेरी कैपिटल गेन की इनकम भी होती है। और जो आपसे पैसा कमाता हूं, शेयर से पैसा कमाता हूं, बैंक में रखता हूं, तो मुझे इंटरेस्ट भी मिलता है अदर सोर्सेज की इनकम। तो मैं असेसमेंट ईयर में अपनी 3 इनकम को निकालूंगा, अपनी पीजीबीपी की इनकम को निकालूंगा, कैपिटल गेन की इनकम को निकालूंगा, अदर सोर्सेज को निकालूंगा, और इन तीनों को जोड़ दूंगा। और फिर इसके ऊपर मैं निकालूंगा कि मुझे कितना इनकम टैक्स पे करना है, एंड दैट इज द एंड ऑफ द सिलेबस। जिस दिन इनकम टैक्स निकालना सीख जाओगे, आप समझ लो आपको टैक्स भी निकालना भी यार। तो सर हर इनकम पे अलग अलग टैक्स पे करते हैं? नहीं। अगर एक आदमी की एक से ज्यादा हेड से इनकम है तो पहले तीनों इनकम को निकालते हैं, फिर टोटल करते हैं। सर अलग अलग टैक्स क्यों नहीं पे करते हैं? अब जैसे मैंने कहा 3 लाख रुपए तक टैक्स पे नहीं होता है। अब 3 लाख रुपए मेरी बिजनेस की इनकम, 3 लाख रुपए मेरा कैपिटल गेन, 3 लाख रुपए अदर सोर्सेज की इनकम, तो फिर तो टैक्स जीरो ही हो जाएगा तीनों पे। नहीं, मेरी इनकम 9 लाख रुपए मानी जाएगी। तो पहले हम पांचों हेड्स को अलग अलग सीखेंगे, फिर टोटल इनकम निकालना सीखेंगे। तो एक आदमी की 3 हेड से इनकम है तो तीनों हेड्स की इनकम को निकालेंगे, टोटल कर देंगे, उस पर वो आदमी टैक्स पे करेगा, एंड दैट इज योर सिलेबस। तो अगर ये 5 हेड आपने सीख लिए तो आप समझो कि आपको इनकम टैक्स में अच्छे नंबर लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप 10 ईयर्स में आपको ओपन करके दिखाऊंगा। इस बार भी सैलरी का क्वेश्चन आया था, हाउस प्रॉपर्टी का आया था, पीजीबीपी का आया था, कैपिटल गेन का आया था, अदर सोर्सेज का आया था। हाँ जी, बोलिए किसी के लिए क्या क्या डाउट्स हैं? मिश्रा जी, गुप्ता जी, पुरुषोत्तम, प्राची जी, बोलिए बेटा क्या क्या डाउट्स हैं आपके? इस बैच में मैं बहुत डीप में जाके पढ़ाऊंगा। आप सुबह भी ज्वाइन कर सकते हो, वो भी ऑप्शन आपके पास है। रैंकर्स में आप अगर बात फेस टू फेस की हुई है तो वो मैडम बताएंगी, जूम पे भी रैंकर्स का सुबह सुबह चलेगा, और ये बैच भी पैरेलल चलेगा।
ये बैच क्यों चलाया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग्स के बहुत सारे ऑफर्स हैं। तो रिकॉर्डिंग्स यहाँ शांति से कर पा रहा हूँ, वहां शांति से नहीं। इतने सारे बच्चे होते हैं, बच्चों को मैनेज करना है, तो वो आवाज भी रिकॉर्डिंग में जा रही है। बच्चे को डांट रहा हूँ तो वो भी रिकॉर्डिंग में जा रही है। बच्चे शोर मचा रहे हैं तो वो भी रिकॉर्डिंग में जा रही है। यहाँ मुझे डीप में एक अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन को रिकॉर्ड करना है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन आप एक करना, या तो सुबह या शाम, जिसको करो उसको कंटिन्यू करना। आप 2-3 क्लास लेके देख लो कि आपको यहाँ करना है या वहां करना है, फिर बता दो सर हम कहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके बाद चेंज करना है अलाउ नहीं करेंगे। कभी कोई टॉपिक मिस हो जाए तो आपने सुबह वहां कर लिया, ये समझ में आता है, बट रेगुलरली आप एक ही को ज्वाइन करना है, या तो सुबह टीच, सेम चीज टीच करूंगा। बस यहाँ पे केवल पढ़ाई होगी। बड़े बैच में क्या होता है, बच्चों को संभालने में 15-20 मिनट खर्च हो जाते हैं, इतना डिफरेंस होता है। आदेश आए नहीं है, आदेश साहब लेट आएंगे तो उसे मजाक करूंगा, हाँ जी कहाँ रह गई, मेट्रो कितनी लेट थी, बस वो चीजें हो जाती हैं। यहाँ पे केवल पढ़ाई की बातें करेंगे। प्राची ने कहा क्लियर सर, पुरुषोत्तम ने कहा नो डाउट सर, सूरज ने कहा नो डाउट सर। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय बाय। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 6 से 8 क्लास लूंगा बेटा मैं।